हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ ना एक नया वन शॉट एफएफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक फंक्शन एफएफ है। आई होप यू गाइस लाइक इट। मैं प्रे करूँगी कि ये एफएफ ज़्यादा लंबा ना बने, छोटा ही में ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं जब बोलने लग जाती हूँ कि पता ही नहीं चलता कभी इतना बड़ा हो गया है। ठीक है ना, मैं प्रे प्रे भी करूँगी और ट्राई करूँगी कि ये पार्ट जल्दी से ख़त्म हो जाए। और ठीक है, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक सुनसान सा सड़क में एक गाड़ी एकदम तेज से चल कर आ रही थी। पता नहीं उसे क्या चाहिए था, तो वो जाता है कि दूर देखता है कि एक छोटा सा विलेज टाइप का एरिया है, और वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट टाइप का भी खुला हुआ है। तो वो लड़का यानी कि वो इंसान उससे उतरता है और अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो एक वॉचमैन बैठा हुआ था। तो वो बोलता है, क्या यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है?" तो वो जो गार्ड भी था वो बोलता है, "हाँ, आप जाकर अंदर पूछ लीजिएगा", ऐसा बोलता है। तो वो इंसान भी जी ऐसा बोलकर अंदर चला जाता है। जैसे अंदर जाता है, रिसेप्शन में एक ओमेगा बॉय, जो एक बहुत प्रिटी बॉय खड़ा हुआ था। और वो क्या बोलता है, उसे देखते ही पता नहीं इंसान का गला सूखने लगा। फिर भी अपने आप को काम करते हुए उस इंसान के पास जाता है। तो वो बोलता है, "हाँ, आपको क्या लेंगे सर? आपको क्या चाहिए?" ऐसा बोलता है। तो वो ओमेगा बॉय, तभी जो सामने खड़ा हुआ इंसान बोलता है, "क्या मुझे एक रूम मिलेगी?" ऐसा बोलता है। तभी वो इंसान बोलता है, "ऑफकोर्स सर, वहाँ यहाँ पर अभी 2 रूम अवेलेबल है, अब चाहे तो जा सकते हैं", ऐसा बोलता है। तो वो बॉय भी बोलता है, "ठीक है", ऐसा बोलता है। और क्या बोलता है कि "ठीक है, यहाँ पर रुकिए", ऐसा बोलकर वो एक की लेकर आकर देता है। कुछ नीचे गिर जाता है। इसके चलते वो इंसान यानी कि वो ओमेगा बॉय जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ था, वो नीचे झुककर ले रहा था। तभी एक इंसान की आवाज़ आती है, "क्या तुम एक नाइट के लिए कितना चार्ज करोगे?" तो वो ओमेगा बॉय की मुट्ठी खस गई थी, बहुत एकदम मुट्ठी कस गई थी। फिर भी वो सोचता है कोई और पूछा होगा, ऐसा सोचकर वो खड़ा हो जाता है। फिर भी "ये लीजिए सर", ऐसा बोलकर चाबी देता है और साइन कर देता है। तभी वो जो सामने खड़ा हुआ जो अल्फा बॉय था, वो बोलता है, "मैंने पूछा तुम एक नाइट चार्ज के लिए कितना लोगे?" तभी वो ओमेगा बॉय ना एक कनिंग से स्माइल करते हुए खड़ा होता है। "अच्छा, आप क्यों नहीं यहाँ के दो दो स्ट्रीट बाहर एक पेड़ के नीचे एक घर है, वहाँ क्यों नहीं जाते?" तभी वो अल्फा भी बोलता है, "क्या मतलब है?" तभी वो बोलता है, "वहाँ पर ना कोई भिखारी बैठा हुआ है, जाओ ना उसके पास", ऐसा बोलता है। तभी ये अल्फा बॉय को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या मतलब है, ये कैसे बोल सकता है कि वो भिखारी के पास जाए? तभी वो इंसान ना गुस्से में बोलता है, "ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम?" "हाँ", ऐसा बोलकर वो गुर्रा रहा था। तभी वो ओमेगा बॉय बोलता है, "तो क्या?" तभी वो बोलता है, "क्या तुम्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए? ठीक है, तुम्हें कितना चाहिए बोलो, मैं दे दूंगा।" तभी वो ओमेगा बाई बोलता है, "ठीक है, अगर तुम वन नाइट स्टैंड के लिए अपनी माँ और बहन से कितना रुपया दे सकते हो", ऐसा बोलते ही ना वो अल्फा बाय एकदम चीखते बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने ऐसी बात बोलने की?" तभी वो ओमेगा बाय ना एक जोर का स्लैप मारता है। "देखो, तुम यहाँ पर रहने के लिए आए तो रहो, इतना घटिया बात, इतना नीच बात मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आई?" ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और वो जो अल्फा बॉय है वो एकदम हैरान होकर देख रहा था। फिर भी उसे इस ओमेगा का एटीट्यूड पसंद आ रहा था। उस दिन से वो अल्फा बॉय वहीं पर रह चुका था। और ये ओमेगा घर जाता है और अपना फेस पर पानी डालते हुए बोलता है, कहा कि ये अल्फा जो इतना नीच सोच रखते हैं आ जाते हैं मुंह उठाकर यहाँ पर, ऐसा बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला जाता है और फ्रेश होने के लिए फ्रेश अप हो जाता है। और अगले दिन वो वापस अपना रेस्टोरेंट के लिए जाता है। तभी उसे उसी अल्फा बॉय का सामना करना पड़ता है। तभी वो अल्फा बॉय बोलता है,
मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे इस तरीके से कल बात नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर ये ओमेगा भाई जो बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ पर रहने के लिए आओ तो रहो, मेरे पास मत आना, ऐसा बोलकर वो चला गया था। और ऐसा ही 3 दिन चल गया था। और वो अल्फा भाई रोज़ उस ओमेगा भाई से माफ़ी मांगने के लिए आता है कि मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सच में मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हर वक्त हर जगह उस ओमेगा को फॉलो करता है। थक हार कर वो ओमेगा भाई बोलता है ठीक है, बस मेरा पीछे छोड़ दो, ऐसा बोलता है। तभी वो अल्फा बोलता है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तभी वो ओमेगा भाई बोलता है हाँ मैंने माफ़ कर दिया। तभी वो अल्फा भाई बोलता है ठीक है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो ओमेगा भाई बोलता है मेरा नाम वेवुशन है, मुझे हर कोई वेंग बोलता है। तभी वो अल्फा बोलता है वेंग, सच में बहुत क्यूट नेम है। तभी वो वेंग बोलता है ठीक है, तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया, अपना नाम क्यों नहीं बताते? तभी वो अल्फा हंसते बोलता है मेरा नाम शुयंग है, ऐसा बोलता है। तभी वो ओमेगा बोलता है यानी कि हमारा वेंग बोलता है अच्छा शुयंग अच्छा नाम है, ऐसा बोलकर वो दोनों हंसकर बातें करने लगते हैं। और उस दिन से उन दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई है। वो लोग हर जगह जाते हैं। विंग ना उस रेस्टोरेंट में बोलता है कि हाँ यहाँ पर मेरा दोस्त भी है, आओ, ऐसा कर कर उसका दोस्त चाओ चिंचन से मिलाता है। ये मेरा दोस्त या कहूँ हम दोनों ना इस रेस्टोरेंट का पार्टनर है। मैं कुकिंग एरिया संभालता हूँ और ये क्या बोलते हैं रूम, ये रूम सब कुछ अवेलेबल है ना उसका संभालता है। उस दिन वो बाहर चला गया था, इसलिए मैं उस काउंटर पे मैं खड़ा था, ऐसा बोलता है। तब श्वेन बोलता है ओ शिट सॉरी हाँ, ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है कोई बात नहीं, सारी बात तो खत्म हो गई, अभी हम उसके बारे में बात कर कर क्या मिलेगा, ऐसा बोलकर वो तीनों हंसकर बातें कर रहे थे। पर शुयांग की नज़र विंग से हट ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। और उनकी दोस्ती ऐसा ही धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तभी एक दिन श्रेयंग अपने आप को समझाता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या उसे बोल दूं? तभी श्रेयंग बोलता है हाँ मैं कितना दिन बर्बाद नहीं कर सकता था, ऐसा बोलकर वो एक रोज़ का बुके लेता है और बोलता है मैं आज जाकर विंग को कन्फर्स करूंगा, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तभी वो देखता है कि विंग बच्चा किसी के साथ बातें कर रहा है। तभी शुयांग जाता है, शुयांग ना उस बुके को विंग के हाथ में थमा देता है, बोलता है विंग। तभी विंग बोलता है ये बुके किसी लिए है और तुम किसी लिए यहाँ पर लेकर आए हो और किसको देना चाहते हो, ऐसा पूछता है। तभी हमारा जो शुयांग है वो बोलता है तुम्हें विंग। तभी विंग बोलता है मुझे क्यों, तुम मुझे क्यों दोगे, ऐसा बोलता है। तभी शुयांग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं सच में उस दिन कुछ भी बोला, मुझे माफ़ कर देना, पर पता नहीं क्यों तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए। मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे डायरेक्टली डेट वेट के लिए नहीं पूछना चाहता, मैं तुम्हें अपना पूरा ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, ऐसा बोलता है। तभी विंग वहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता, वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से साओ चिंचन आता है, बोलता है तुमने ये क्या कर दिया, तुमने उसे क्यों पूछा? तभी श्रेयंग बोलते हैं क्या मतलब है, तुम क्या क्यों पूछा? मुझे वो पसंद है इसलिए मैंने पूछा। तुमने ऐसा पूछना नहीं चाहिए था, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी श्रेयंग बोलता है मुझे क्या नहीं पता? तभी साओ चिंचन बोलता है आओ बैठो। तभी श्रेयंग बोलता है क्या बात है बताओ। तभी साओ चिंचन बोलता है विंग ऑलरेडी मैरिड है। तभी श्रेयंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी साओ चिंचन एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है हाँ उसका शादी हो चुका है। तभी श्रेयंग बोलते हैं पर मैंने उसका अल्फा नहीं देखा। तभी साओ चिंचन बोलता है हाँ क्योंकि वो दोनों का डिवोर्स हो चुका है और आप वो दोनों एक साथ नहीं रहते। तभी श्रेयंग बोलता है व्हाट, क्या मतलब है? कि कितना हैंडसम है, एक बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल ओमेगा है, भला कौन इसे ऐसे रिजेक्ट कर सकता है और इसके साथ तलाक हो चुका है? तभी साओ चिंचन बोलता है हाँ ऐसा हो चुका है और अभी तो फिलहाल विंग सिंगल है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें चांस देगा।
तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। तो तभी स्वयं बोलता है, पता हो मुझे उसके साथ क्या हुआ है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ साउचिन-चान, पता उन्हें उसके साथ क्या हुआ है। मैं अभी फिर भी वो सिंगल है, डिवोर्सी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके साथ पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ साउचिन-चान, बताओ ना मुझे क्या चल रहा है। तो तभी साउचिन-चान एक गहरी सी सांस लेता है, बोलता है, ठीक है, अगर तुम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, यहाँ पर आकर बैठो, ऐसा बोलता है। तभी साउचिन-चान कुछ बताना शुरू कर देता है। अब हम विंग के पास्ट के बारे में जानेंगे। तभी साउचिन-चान बोलता है, विंग बहुत ही, तुमने देखा ना कि बहुत नॉटी चाइल्ड है, सबके साथ प्रैंक करता रहता है, सबसे हंसकर मुस्कुराकर बातें करता है। तभी शायद शेयांग बोलते हैं, हाँ अब आप ना एक फ्लैशबैक चेक देखे देंगे, क्योंकि अब हमारा जो विंग है अपनी मदर फादर का एक लौता बेटा है। उसका मदर फादर पेचांग से और काकसी सरन अपने बेटे विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो उनका एक लौता बेटा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्यार अपना विंग से बहुत ज़्यादा करते हैं। उनका लाइफ ऐसा ही चल रहा था। तभी उनका मुलाकात एक दिन उनके क्लोज फ्रेंड के साथ हो जाता है। तभी वो उनकी क्लोज फ्रेंड जो थी वो कहती है कि कितना दिन हुआ तुम सबसे मिलकर, ऐसा बोलकर उस औरत ने विंग के घर पर आ गई थी। तभी उन्होंने विंग को देखा, उन्हें पहली नज़र में विंग बहुत पसंद आ गया, इसलिए उन्होंने अपना अल्फा बेटे के लिए उनका हार खोलना था। तभी पेचांग से भी अपने दोस्ती की खातिर मान लिया था, ठीक है, वो उनकी शादी किसी और से क्यों करे, अपनी दोस्त की बेटी से कर ले। ऐसा सोचकर उन्होंने उस अल्फा के साथ विंग की शादी करवा दी थी। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर पता नहीं क्यों कुछ दिन से विंग बहुत उदास रहने लगा। तब साउचिन-चान भी घर था। उसने पूछा कि क्या चल रहा है। तभी साउचिन-चान से विंग ने बोला, सब कुछ सही तो चल रहा था साउचिन-चान, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ है। हम मॉम पता नहीं बात में मुझे हर काम करने के लिए बोलती है। मैं भी घर के काम है यही सोचकर हर काम किया करता था, पर फिर भी मॉम पता नहीं क्यों हम दोनों के बीच में दरार लाने के लिए कोशिश किया है। हम दोनों को एक साथ क्वालिटी टाइम में बिताने नहीं देते। पहले तो शुरुआत में मॉम हमेशा कोशिश करती थी कि मैं और उनका बेटा एक साथ रहे, पर पता नहीं क्यों कुछ समय से उनकी मॉम नहीं चाहती कि हम दोनों एक साथ हों। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा बोलकर विंग बहुत सैड हो गया था। उसके बाद साउचिन-चान ने उसे मिलने के लिए कहीं नहीं कहा था। उसके क्या बोलते हैं, एक 6 महीने बाद एक दिन साउचिन-चान वापस अपना फ्रेंड विंग से मिला। उस दिन विंग बहुत कमज़ोर था, वो बहुत फुट कर रो रहा था। तभी साउचिन-चान बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम्हें ऐसा क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे क्या चल रहा है। तो तभी विंग बताता है, बहुत कुछ हो चुका है साउचिन-चान, मुझे नहीं लगता कि मैं और मेरा पति अब एक साथ रह पाएंगे। अब बहुत कुछ बदल चुका है और इस बार तो हद हो गया। अब मैं चाहकर भी उस घर में नहीं रहूँगा। अब मैं उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता, और ये मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं भी उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं खुद भी कितना भी हर्ट क्यों ना हो जाऊँ, पर मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। बस इसमें ही बनाई है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, यही सबके लिए अच्छा होगा। ऐसा बोलकर साउचिन-चान से विंग उस दिन नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि विंग का डिवोर्स हो चुका, और उस दिन के बाद विंग बहुत टूट चुका था। साउचिन-चान के बहुत मिन्नतों के बाद, कोशिशों के बाद जाकर विंग पुराना फॉर्म भी पहुंचा था। वो पहले की तरह हंसना मुस्कुराने लगा, पर उसके माँ बाप बहुत उदास होने लगे। उन्हें लगा कि शायद वही वजह है, उनकी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होने के पीछे उनके ही वजह है। वो तो कभी शादी नहीं करना चाहता, उनकी मदर फादर ही थे जो उन्हें फोर्स किया अपने दोस्त की बेटी के साथ शादी करने के लिए।
ये सब कुछ उनकी गलती है। इसलिए उस दिन के बाद कभी भी विंग की मदर फादर किसी भी चीज़ के लिए विंग को फोर्स नहीं किया। विंग जैसा चाहता है वैसा ही रहने दिया। अब ऐसा ही हो गया, ऐसा बोलकर वो सब कुछ बता देता है। तभी सचिन बोलता है, ये क्या बात हुई, उस अल्फा का नाम क्या था? तभी सचिन सोचते बोलता है, उसका नाम लैंसन था, ऐसे ही बताया था, लैंसन था। पर मुझे जितना पता है कि वो दोनों इतना प्यार करते, दो जिस्म एक जान जैसे थे। हाँ, उनका भले ही अरेंज मैरिज क्यों ना हो, फिर भी वो दोनों इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। पर मुझे अभी भी सही रीज़न तो नहीं पता। फिर भी विंग ने उसे इसलिए छोड़ा ताकि उसका हस्बैंड बहुत हैप्पी रह सके, इसलिए छोड़ा। अभी भी विंग अपना हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, ऐसा बोलता है। तभी श्रेयंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं विंग को चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं तो एक चांस मार कर रहूँगा, ऐसा बोलता है। और वो कुछ सोचता है और वो एकदम कनिंग से स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे पता है कि अब विंग को कैसे अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो ऐसा बोलकर हंसते हुए चला जाता है। तभी सचिन एक गहरी सी ब्रीथ लेता है और अपना काम करने के लिए चला जाता है। विंग उस दिन बहुत अपसेट था, घर जाता है। तभी वो सामने जाता है और वो एक ड्रायर से एक फ़ोटो निकालता है और वो आंसू भरी आंखों से देखता है, बोलता है, लैंडन, तुम्हें पता है आज मेरा दोस्त श्रेयंग ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपने करीब कैसे आने दे सकता, तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ तुम मेरे प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर हूँ। उसका वजह क्या है तुम अच्छे से जानते हो ना, हम कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, फिर भी मैं इतनी इसी में खुश थी कि तुम मेरे साथ तो नहीं पर मेरा दिल में हो, तुम्हारे ख्यालों के साथ मैं जी रही थी, आज ये क्या हो गया, ऐसा बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी उसे अपना हस्बैंड के साथ बिताया हुआ हर पल, जैसा उसका हस्बैंड एक पल भी उसे नहीं छोड़ता था, हमेशा उसके इर्द गिर्द घुमा करता था। ये सब कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल भी आ गई और उसकी आंखों से आंसू भी टपकने लगे। ऐसा ही दिन बीत रहा था। श्रेयंग हर दिन विंग को प्रपोज करता था कि हाँ, मुझे एक मौका दे दो, और एक दिन तो वो उसके घर भी आ गया, उसके मदर फादर के सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज किया। वो सिंसियर था, ये सबको पता चल रहा था। तभी एक दिन विंग की मदर फादर ने बोला, देखो विंग, एक बार हमने गलती की, पर श्रेयंग की आंखों में तुम्हें क्या सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है, हमें भी ये जोते जा रही है, हमने एक बार गलती कर दिया बेटा, एक और चांस दे दो ना, इसके साथ एक नया लाइफ शुरू करो, प्लीज़ विंग, ऐसा बोलने लगे। विंग के ऊपर दबाव बढ़ाने लगे, पर विंग क्या करता, वो अपने ही कश्मकश में गूंज रहा था। वो क्या करे कुछ उसे ही समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या हाँ बोले या ना। पर वो भी समझ सकता है कि श्रेयंग सच में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा ही दिन बीते जा रहे थे और श्रेयंग का हर कोशिश सब लोग देख भी रहे थे। श्रेयंग तो विंग के घर भी आ गया, विंग हर काम करता, उसके लिए खाना बना कर देता, हर वक्त श्रेयंग विंग की बॉडीगार्ड की तरफ इर्द गिर्द घूम रहा था। उसका हर कोशिश की वजह से फाइनली श्रेयंग ने विंग की मदर फादर के दिल में अपना जगह एक स्ट्रांगली बना लिया था। अब क्या था, अब विंग की मदर फादर भी विंग को बोलने लगे, हमें पसंद है, हमें पता नहीं कि हम कब तक सर्वाइव करेंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो विंग, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ऐसा बोल दिया था। तभी श्रेयंग की इतना ज़्यादा फोर्स और मदर फादर की फोर्स के चलते एक दिन तो हद ही हो गई। विंग की मदर ने क्या बोलते हैं पॉइजन पीने का धमकी दे दिया विंग को, अगर तुम इसके साथ शादी नहीं करोगे हम मर जाएंगे, मैंने पहली बार तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, अब मैं देख रहा हूँ कि श्रेयंग की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, हम एक बार तुम्हारी ज़िंदगी किस अच्छा इंसान के हाथ में हमने नहीं दी, इसके चलते हम पछता रहे हैं, पर आज
हमने श्रेयांक की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है विंग। हम चाहते हैं कि तुम अच्छे रहो, हैप्पी रहो, तुम्हारे भी बच्चे हो। हम भी अपना ग्रैंड चिल्ड के साथ खेलना चाहते हैं। तुम इसी तरह अपना पूरा ज़िंदगी स्टक होकर नहीं रह सकते मेरा बच्चा, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। ऐसा बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया, तब जाकर विंग शादी के लिए मान भी गया। अब श्रेयम बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। इसीलिए उसने सबसे बोला कि हाँ वो किसी ओमेगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा बोलकर उसने उसकी फैमिली से बोल दिया था। उसकी फैमिली को उसने सब कुछ बता दिया था, क्योंकि उसका फैमिली में सिर्फ उसका मदर ही थी। उसका फादर का भी बचपन में ही डेथ हो चुका था, इसलिए वो अपनी मदर के साथ ही रहता था। उसकी मदर के पास जाकर श्रेयांक ने सब कुछ विंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसलिए श्रेयांक की मदर भी विंग के घर आई, विंग से बातें किया। जब उन्होंने विंग से बातें किया ना, उन्हें विंग काफ़ी पसंद आया। जब उन्हें पता चला कि विंग का डिवोर्स हो चुका है, पर उसकी मदर ने, यानी कि विंग की मदर फादर ने उन्हें ना छुपाते हुए सब कुछ क्लियर कर दिया। जितना श्रेयांक को भी नहीं पता होगा, उससे भी ज़्यादा सब कुछ ना छुपाते हुए विंग की मदर फादर ने श्रेयांक की मदर को सब कुछ पता चला। जब श्रेयांक की मदर को सब कुछ पता चला ना, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। वो बोला ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे अपना ही घर का ओमेगा बनाऊंगी। ऐसा बोलकर वो खुश हो गई थी। ऐसा ही अब दिन बीतने लगा। अब फाइनली विंग और श्रेयांक की एंगेजमेंट की दिन भी आ गई। तो श्रेयांक ने अपने सारे दोस्तों, अपने कलीग सबको फ़ोन कर कर बोल दिया कि वो आज एंगेजमेंट करना चाहता है। इसलिए वो सबको इनवाइट किया। वो अपना दोस्त लैन बांगजी को भी इनवाइट किया था वहाँ पर। और लैन बांगजी भी अपना दोस्त का प्रपोजल कैसा रिफ्यूज़ कर सकता है, इसलिए भी वो भी वहाँ पर आ गया, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि श्रेयांक किससे प्यार करता है, किससे शादी करना चाहता है। इसलिए वो भी इंतज़ार कर रहा, वो भी वहाँ पर आ चुका था। आज एंगेजमेंट का दिन था। श्रेयांक बहुत ही हैप्पी होकर स्टेज पर खड़ा था। सारे उनका दोस्त कलीग सब लोग वहाँ पर थे। श्रेयांक की मदर भी बहुत हैप्पी थी अपने बेटे की हैप्पी फेस को देखकर। वहाँ पर ना लैन बांगजी भी अपने मदर लैनी के साथ वहाँ पर आ चुका था। वहाँ पर श्रेयांक की मदर जैसे ही लैनी को देखते बोलते, आओ 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 लैनी, तुम कब आई? मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम फाइनली यहाँ पर आई, तुम मेरे बेटे की खुशी में शामिल होने के लिए आई, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ऐसा बोलते हैं। तभी लैनी बोलती है, क्या तुम हैप्पी हो? तभी श्रेयांक की मदर बोलती, हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा बेटा का शादी होने वाला है, जिससे वो प्यार करता है उसके साथ शादी होने वाली है, तो मैं क्या हैप्पी नहीं होंगी क्या? ऐसा बोलते हैं। तभी लैनी बोलते हैं, ठीक है, तुम हैप्पी हो तो सब कुछ ठीक है। ऐसा बोलकर बैठ जाते हैं। सब लोग बैठ रहे थे। तभी क्या बोलते हैं, विंग का अनाउंसमेंट होता है कि विंग को स्टेज पे बुलाया जाए। इसलिए विंग भी धीरे धीरे कर कर आ रहा था। तभी ना लाइट भी चले जाती है। तब तक विंग भी खड़ा होकर श्रेयांक के पास खड़ा हो चुका था। जैसे ही लाइट चालू होती है, श्रेयांक बड़ी सी स्मेल देते हुए विंग को बोलता है, विंग तुम आ गए। फिर विंग भी एक छोटी सी स्मेल करता है, ठीक है। तभी ना वहाँ पर वे चांग से और कांग्रेस सरन भी आ जाते। वो विंग के बगल में ही खड़े थे। तब तक ना श्रेयांक की मदर भी श्रेयांक के पास चली गई थी। पर दो इंसान थे, बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। वो मिस्टर लैनी और मिसेस लैनी और लैन बांगजी थे। उसकी आंखों से आंसू आ गया था सामने जो खड़ा है उस पर्सन को देखकर। तभी विंग की मदर फादर विंग को इशारा करते हैं कि रिंग पहना। अब तक विंग की नज़र किसी और के पास नहीं था, वो तो सिर्फ श्रेयांक के पास ही खड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी मदर ने इशारा किया, उसने उस अंगूठी को लेकर श्रेयांक के हाथ में पहना दिया। श्रेयांक की फेस पर तो स्माइल गायब हो ही नहीं रही थी। वो बहुत स्माइल करते हुए देख रहा था। अब श्रेयांक भी एक रिंग लेकर विंग के हाथ में पहना देता है। सब लोग ना बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वहाँ पर ना एक केक लेकर भी कट किया जाता है। हाँ, उनका एंगेजमेंट हो गया ऑफिशियली, ऐसा बोलकर सब लोग हंस रहे थे। तब लैनी ना उनके बगल में देखती है, उनकी बेटी की आंखों से आंसू आ रही है। वो वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा,
वो दौड़कर वहाँ से चला गया। लैनी की मुट्ठी खस गई थी। वो गुस्से में स्टेज की तरफ देखती है और थोड़ी देर में सब लोग ना अपने अपने जगह में चले गए। तभी श्रेया की मदर आती है। तभी लैनी से बोलती है, लैनी तुम क्या कर रही हो, तुम कुछ खाना क्यों नहीं खाती हो। तभी लैनी ना गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या कोई अच्छा ओमेगा नहीं मिला, तुम्हें क्या इससे शादी करनी थी। तभी श्रेया की मदर ना एकदम डार्कली बोलती है, बंद करो लैनी, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, जो कुछ भी मेरा बेटा को भी नहीं पता है ना, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी तो मैं उस ओमेगा के बारे में पूछताछ नहीं करूंगी कि वो कैसा है। और हाँ, जब मैंने उसकी पूछताछ की ना, तब जाकर मैंने उसके साथ शादी फिक्स की, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ओमेगा को अपने घर से बाहर तो नहीं भेजूंगी, वो मेरा घर का ओमेगा बनूंगी। तुम नहीं, तुम तो बेवकूफ़ निकली, तुमने उसे अपने बेटे के साथ ज़िंदगी बिताने नहीं दिया। तो मैं क्या तुम जैसे पागल हूँ लगती कि मैं उसे बाहर निकालूंगी। मैं तो अब फिक्स हो गई कि वो सिर्फ मेरा घर का ही ओमेगा बनेगा, ऐसा बोलती है। तभी लैनी ना एकदम मुंह फाड़ के देख रही थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी श्रेया की मदर हंसती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता वो ओमेगा कैसा था, और तुम ही वो एक वजह हो जिसके चलते आज तुम्हारा बेटा और वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, है ना। और तुम अभी भी सारा ब्लेम उस ओमेगा के ऊपर डालती हो। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, कब का तुम लोगों की ज़िंदगी से चला गया होगा। और हाँ, मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे ऐसा ओमेगा मेरे घर के लिए चाहिए, ऐसा बोलता है। तभी लैनी बोलती है, पर तुम क्या बोल रहे, मैं। तभी श्रेया की मदर ना शक्ल करते हुए बोलती है, लैनी तुम ना ज़्यादा बनो मत, मुझे क्या नहीं पता है क्या, तुमने अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर की वजह से अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद किया है ना। तभी लैनी बोलती है, नहीं, मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद किया, तुम ये क्या बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया। फिर सभी श्रेया की मदर ना हंसते हुए बोलती है, ओ कम ऑन लैनी, अभी भी क्या तुम झूठ बोलोगी मेरे सामने। मैंने सारा सब कुछ बता लगा लिया है कि सच में इन सब के पीछे आखिरकार वजह कौन थी। वो वजह थी तुमने अपनी इनसिक्योरिटी, डर की वजह से अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मुझे देखो और मेरे बेटे को देखो, कितना हैप्पी है। देखो विंग भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर दर्द में कौन है। देखो तुम्हारा बेटा कैसे वहाँ पर पेड़ों के सामने सहारा बैठकर रो रहा है, आंसू बहा रहा है। देखो आज भी तुम ही हो जिसके चलते आज तुम्हारा बेटा आंसू बहा रहा है, तुम ही हो जिसके वजह से तुम्हारा बेटा उसके ओमेगा से दूर हो गया है, जिससे वो प्यार करता है। क्या तुम क्या अंधी हो लैनी, तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारा बेटा इससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। क्या छोड़ो, मुझे क्या बात करनी है तुमसे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि विंग भी जल्दी से आगे बढ़ जाएगा, वो मेरे बेटा को एक चांस तो बिल्कुल देगा। मुझे तुमसे बेकार में बात नहीं करनी है, ऐसा बोलकर चला जाती है। लैनी की फेस पर ना एकदम डर सामने आ जाती है, उसके माथे से सिर्फ ना पसीना आ रही थी। तभी उनकी नज़र वेचांगसे और कांगसे सरन के ऊपर पड़ते हैं। कांगसे सरन और वेचांगसे उन्हें गुस्से में देखते हैं और उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चले गया था। तभी लैनी ना उनके पीछे पीछे जाती है। तभी वो बोलती है, वेचांगसे रुको, ऐसा बोलते हैं। तभी वेचांगसे और कांगसे सरन रुक गए थे। तभी लैनी बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम अपने ओमेगा बेटे की शादी। तभी वेचांगसे बोलते हैं, अपने गंदे मुंह से मेरा बेटे का नाम भी मत लेना लैनी। तुम जानते हो कि इन सबके पीछे तुम ही जो थी जो मेरे बेटे को अपना घर का ओमेगा बनाना चाहती है, और तुम ही थी जिनकी वजह से मेरा बेटा का घर टूटा। तुम ही थी इन सबके पीछे, और तुमने वो गलती कर दिया जो गलती कोई भी नहीं करता। तुमने इतना इनसिक्योरिटी, इतना डर आ गया, इसके चलते तुमने वो काम कर दिया जो काम तुम्हें करना नहीं चाहिए। तुमने कितना भी उसे तंग किया हो, वो कभी भी इस घर को छोड़ने की नहीं सोचा था। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए तोड़ कर आ गया। हाँ,
मेरे बेटे के लिए मुश्किल था तुम्हारे बेटे को बोलने के लिए, फिर भी हम सब हैं उसके लिए, उसके पास। और हाँ, तुम क्या चाहती थी ना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहे, किसी के पास ना जाए, सिर्फ तुमसे ध्यान करे, तुम पर ही प्यार करे, है ना? तो ले लो, तुम्हारा बेटा आज तुम्हारे पास है, तुम्हारे करीब है, तुम उसे कैसा नचाना चाहती हो वैसा नचाना, ठीक है ना? और हाँ, आप फिलहाल ये मत सोचे ना कि तुम मेरे बेटे से भी अच्छा ओमेगा तुम्हारे बेटे के लिए लेकर आओगे और शादी करवाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा शादी करेगा। और ये बात, शादी हो भी जाती है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ भी उसे जीने दोगे, क्योंकि तुम्हारा इस इनसिक्योरिटी, उस डर के चलते तुम किसी भी ओमेगा को अपने बेटे के करीब तो बिल्कुल नहीं आने दोगे, है ना? अगर किसी से तुमने उससे शादी भी करवा दिया, जैसा तुमने मेरे बेटे के साथ किया वैसा ही तुम उसके साथ भी करोगे। और हाँ, अगर कोई भी तुम्हारी बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है ना, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि इन सब के पीछे आखिरकार वजह कौन था, तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम जैसा एक लेडी के साथ अपने ओमेगा को भेजेगा। ऐसा बोलकर वो दोनों चले गए थे। लानी अपना सर झुकाए हुए वो खड़ी थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बोलकर वो एकदम बहुत ही गहरी सांस लेते हुए वो वहाँ से तुरंत अपने ड्राइवर के साथ चली गई थी। अब सिर्फ लान बांगजी वहाँ पर खड़ा था। श्रेयांग विंग के पास आता है, बोलता है, विंग चलो ना, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड से मिलाऊंगा, वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, पता है, चलो ना, मैंने तुम्हें ऐसे नहीं मिलाया अभी तक। ऐसा बोलकर वो विंग की हाथ पकड़कर एकदम इधर उधर देखता है। तभी वो किसी से कुछ पूछता है, तभी वो इंसान बोलता है वो गार्डन में है। ऐसा बोलते हैं ना, विंग को बोलता है श्रेयांग, चलो मेरा दोस्त गार्डन में है लगता है। ऐसा बोलकर वो विंग को पकड़ते हुए गार्डन की तरफ ले जाता है। जैसे ही गार्डन में देखते हैं कि वो एक इंसान जो पीठ के बल खड़ा हुआ था, तभी श्रेयांग बोलते हैं, हेलो, क्या तुम मेरे एंगेजमेंट पार्टी पे आके तुम ये सा खड़ा रहोगे? लानवांग जी पलटो यहाँ पर। जैसा ही लानवांग जी ने श्रेयांग की बात सुना ना, वो एकदम पलट जाता है। जैसा ही विंग ने सामने का इंसान को देखा ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उस इंसान भी विंग को देख रहा था। वो भी क्या बोलता है, उसकी आंखों में क्या था कोई भी नहीं समझ सकता, पर विंग समझ गया कि वो इंसान आज बहुत ब्रोकन है। तो विंग भी एक टूटी हुई स्माइल करता है। तभी श्रेयांग बोलता है, मिलो विंग इससे, ये मेरा जिगरी दोस्त लानवांग जी है। ऐसा बोलता है। तभी श्रेयांग की बात सुनकर ना विंग भी बोलता है, हेलो मिस्टर लैन। तभी लानवांग जी ना कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी श्रेयांग बोलता है, ये म्यूट रास्कल है, ऐसा ही रहता है, वो किसी से बात नहीं करता सीधा। ऐसा बोलता है। तभी श्रेयांग की फोन में कोई कॉल आ जाती है। तभी श्रेयांग बोलता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, है ना? ऐसे बोलकर वो चला जाता है, वहाँ से चला जाता है। तभी लानवांग जी ना विंग को देखता है। विंग ना उसे बिना देखे वहाँ से चलने लगता है। तभी लानवांग जी उसने अपने हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचता है, उसे कमर से पकड़ता है और एकदम उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी और का नहीं हो सकते, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम कैसे किसी और को अपने पास आने की दे सकते हो? तभी विंग ना हंसते बोलता है, क्यों नहीं आने दे सकता मैं विंग पांगजी, लैनसान, क्यों नहीं आने दे सकता मैं? हाँ, मुझे भी ये राइट्स है आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, मेरे मदर फादर कब तक मुझे ऐसे ही बेटे रहने देते, और मैं अपनी मदर फादर को दुखी नहीं करना चाहता। वो चाहते हैं कि मैं विंग के साथ वो चाहते हैं कि मैं श्रेयांग के साथ आगे बढ़ूं। तभी वांग जी बोलता है, तुम्हारे मदर फादर चाहते हैं तो तुम? तभी विंग ना एक टूटी हुई स्माइल करते हुए बोलते, तुम भी तो ऐसा ही किया था ना वांग जी? हाँ, तुमने भी तो ऐसा ही किया था, तो अब तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये सुनते ही ना वांग जी एकदम बौखला गया, एकदम उसके हाथ भी विंग से टूट गया। तो एकदम तुरंत विंग भी उससे बाहर आ चुका। तभी वो एक स्माइल करता है। विंग बोलता है, तो मिस्टर लैन। तभी विंग बोलता है, तो मिस्टर लैन,
आप सीधा मेरी शादी में आ जाएगा, मैं आपको इनविटेशन बिल्कुल भेजूंगा, ऐसा बोलता है। तभी वांगी बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, ओ वीन ऐसा मत बोलो, तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे, तुम ऐसा कैसे बोल सकते? तभी विंग बोलता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ वांगजी, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी ना एक पल भी नहीं रोकता है, विंग को एकदम खींचते हुए एक पेड़ के पास उसे पिन कर देता है, उसे पैशनेटली एकदम किस करना शुरू कर देता है। विंग की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और वांगजी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और वो वांगजी ना विंग को किस किए जा रहा था और विंग भी उसे रोक भी नहीं रहा था। वांगजी जो कर रहा है उसे करने दे रहा था। जैसे ही उसे लगता है कि विंग सांसें नहीं ले पा रहा है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है और विंग वहाँ से रोते हुए भाग गया था और वांगजी वहाँ पर घुटनों पर बैठ गया और बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वो वहाँ से भागते हुए सड़क पे ऐसा पागलों की तरह भागते जा रहा था, ऐसा एकदम चिल्लाते जा रहा था। ऐसे ही जाते जाते ना उसका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो इतना सीरियसली इंजर्ड नहीं था, इसलिए पास के लोग उसे हॉस्पिटल में भेज दिया था। अब वांगजी हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल के बेड में था और विंग को इसके बारे में भनक भी नहीं लगी थी। विंग भी एकदम सैड था। उस दिन ना विंग की मदर कहते हैं, हम कभी भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कहाँ से ये माँ बेटे दोनों टपक जाते हैं, इनकी वजह से मेरा बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मैं अब तो इन दोनों को मेरे बेटे के आसपास भी नहीं आने दूंगा, ऐसा बोलकर बातें कर रहे थे। तभी वेचांशी की बात सुनकर ना कांक्षा सरन भी बोलती है, तुम सही कह रहे हो, मैं इन दोनों को अब तो फिलहाल मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, ऐसे बोलकर वो दोनों बात कर रहे थे। दूसरी तरफ लैनवांग जी का एक्सीडेंट हो गया है, ये बात ना लैनी को पता चल गया था। वो एकदम पहले से ही उदास थी, घबरा गई थी, वो घर पर थी। तभी उसे ये पता चलता है ना कि उसका बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो एकदम चौंकते हुए एकदम जल्दी से अपनी गाड़ी पे बैठकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी और जैसे ही वांगजी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो पेट में था, वो कुछ सोच रहा था। तभी ना कुछ फ्लैशबैक देखते हैं। अब वांगजी के बारे में हम जानते हैं। वांगजी वो अपना मदर फादर का वो भी इकलौता बेटा था। उसके मदर फादर यानी कि लैनकुरन और लैनी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते। लैनकुरन एक अमीर इंसान था, पर लैनी क्या बोलते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए लैनकुरन ने अपना परिवार के खिलाफ जाकर लैनी से शादी किया था। इसके चलते लैन परिवार ने लैनकुरन को घर से निकाल दिया। इसके चलते वो लोग वो गांव में तो अभी तो नहीं रह सकते, इसलिए वो एकदम सिटी में आ चुके थे। वो अपना हैप्पी से संसार बसा रहे थे। उनका लाइफ बहुत हैप्पी चल रहा था। तभी उनका ज़िंदगी में एक नन्हा इंसान भी शामिल हुआ, इसलिए उनको प्यार से लैनसान और लैनवांगजी कर वो लोग एड्रेस किया। वो उनका अल्फा बेटा था। उनका लाइफ बहुत हैप्पी चल रहा था। उन तीनों क्या बोलते हैं बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहे थे, पर अचानक एक दिन लैनकुरन की एक्सीडेंट हो जाती है। इसके चलते लैनी की पूरा ज़िंदगी उजड़ गई थी। अब उनका घर में उनका बेटे का जिम्मेदारी आ गया था। वो क्या बोलते हैं वो पहले ही पढ़ी लिखी औरत थी और वो मिडिल क्लास पहले से ही रह रही थी, इसलिए उन्हें दुख तो था। अपना प्यारा पति जिनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करती है वो नहीं रहा, फिर भी अपने बेटे को वो बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करती थी, हर काम करती थी, अपने बेटे को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने की कोशिश किया। और उनका बेटा भी बहुत इंटेलिजेंट था। वो भी बचपन से उनकी मदर को सपोर्ट करते हुए देखा है, इसलिए वो भी अपनी मदर से बहुत प्यार करता था। उनका लाइफ ऐसे ही जा रहा था। लैनवांगजी कभी भी किसी से अट्रैक्शन नहीं फील किया, किसी ओमेगा को भी अपने करीब नहीं आने दिया। अब भी वांगजी क्या बोलते हैं 24 साल का हो चुका, यानी कि 25 साल का हो गया, यानी कि 25 ईयर्स का हो चुका था। अब वांगजी का शादी की भी उम्र की हो चुकी थी। तभी लैनी हमेशा एक अच्छा ओमेगा अपना बेटे के लिए चाहती थी, इसीलिए उनकी नज़र एक दिन अचानक उनके दोस्त वेचांशी और कांक्षा सरन पर पड़ी। इसलिए वो उस दिन उनके दोस्तों से मिलने के लिए उनके घर आए। तभी उन्हें पता चला कि उनके घर में
उनका एक ओमेगा बेटा भी है। जिस दिन लैनी ने विंग को देखा, उन्हें पहले नजर में ही विंग बहुत पसंद आया था। वो बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा था, इतना ब्यूटीफुल उन्होंने कभी भी किसी को नहीं देखा। इसलिए और रही बात, और एक बात था कि वो उनका दोस्त का बेटा था, इसलिए वो ठान लिया था कि वो उनकी अल्फा बेटा लान वांगजी की शादी विंग से ही करवाएगी। इसलिए उन्होंने लान वांगजी को भी इसके बारे में बताया था कि वो उनके दोस्त के बेटे के साथ शादी करना चाहती है। तो वांगजी भी ना नहीं किया। इसलिए उन्होंने एक दिन लान वांगजी को विंग से मिलाने के लिए उनके घर लेकर गया। वांगजी भी किसी ओमेगा के साथ आज तक अट्रैक्शन फील नहीं किया, फिर भी जिस दिन उसने विंग को देखा था, उसे पहली नजर में विंग बहुत पसंद आ गया। उसका दिल पता नहीं क्यों उसे पहली बार देखते ही धक धक करने लगा। वो वक्त लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और वो बहुत हैप्पी था कि हाँ, विंग उसकी ज़िंदगी में आ रहा है। इसलिए वो बहुत हैप्पी भी था। उसके बाद उसके मदर फादर उनकी शादी 1 महीने बाद फिक्स किया था और उसके मदर ने तब तक ये एक दूसरे को बारे में एक दूसरे जान ली, इसलिए उन दोनों का नंबर भी एक्सचेंज करवा दिया गया था। इन 1 महीने में वांग विंग से बहुत प्यार से बात करता था और विंग भी अपना अंदाज में उससे बात कर रहा था। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से तो थोड़ा तो भिन्न थे, फिर भी बहुत एक क्या बोलते हैं, एक इच्छा होता है एक दूसरे के प्रति, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। इस 1 महीने में उनका बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा हो गया था और आज फाइनली उनका शादी का दिन भी आ गया था। आज विंग और वांगजी का शादी भी हो चुका था। आज शादी की रात वांगजी बहुत एक्साइटेड था और नर्वस भी था। वो क्या करे, इस 1 महीने में वो विंग से बहुत ही क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन और लव तो उसे हो गया है। तो वो बहुत नर्वसली उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वे उसके कमरे के अंदर एंटर करता है ना, वांगजी एकदम उसे दौड़ कर जाता है, उसे हक कर लेता है। तभी विंग बोलता है, ये क्या कर रहे तुम, कोई आ जाता तो। तभी वांगजी बोलता है, पागल हो क्या तुम, ये हमारा कमरा है, कौन आ सकता है हम दोनों की इजाज़त के बिना। ऐसा बोलकर वो हंस रहा था। तभी विंग भी स्माइल कर रहा था। तभी वांगजी बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बनी, पता है मैंने तुम्हें पहली बार में देखा ना, पता नहीं उसी वक्त मैं तुम्हारा प्यार में गिर चुका हूँ। पता है इस 1 महीने मुझे 1 साल की तरह लगे। मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ बनी, तुम मेरा प्यार हो। ऐसा बोलकर अपना कन्फेस भी करता है और वो दोनों ना एक दूसरे को बहुत प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। और वांगजी आगे बढ़कर विंग को अपने गोद में उठाते हुए उसे बेड पे लिटा देता है और एकदम से उसके ऊपर आते हुए बोलता है, पता है तुम्हारी ये आँखों, जिन आँखों में पता नहीं क्यों डूब जाने का मन करता है विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते हुए उसे एकदम रफली किस करना शुरू कर देता। विंग भी उसका रिस्पॉन्स दे रहा था और अब पता नहीं कब किस करते करते एक दूसरे ने एक दूसरे को अंडरस्ट कर दिया। उन दोनों को ही पता नहीं था, वो दोनों अपना किस में इतना ज़्यादा डूब चुके थे। और वांगजी अब विंग को छोड़ते हुए एकदम विंग की नेक पर, चेस्ट पर किस करते हुए, शक करते ऐसे ही आ रहा था। जैसे ही वो विंग के चेस्ट पे आता है, वहाँ पर लिख करता है, शक करता है, बाइट कर रहा था। और ऐसे ही उन दोनों का ना लव इंटीमेट सेक्शन शुरू हो जाता है और वांगजी थोड़ी देर में विंग के साथ रफली इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। उनका इंटीमेसी ऐसा ही जा रहा था। पूरा रात तक वांगजी ने विंग को छोड़ा ही नहीं था। ऐसे ही उन दोनों का इंटीमेट सेक्शन चल रहा था। अगले मॉर्निंग पहले ना वांगजी का नींद खुला। जैसे ही उसने अपने बगल में विंग को देखा, उसे बहुत हैप्पी महसूस हुआ। फाइनली उसका प्यार उसके बाहू में है, उसका लाइफ सेट है। हाँ, क्योंकि उसके पास इतना प्यारा वाइफ है और उसका मदर जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, उसका लाइफ भी अभी सेट है, अभी उसे उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो स्माइल कर रहा था। वो खड़ा होता है और जाकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और विंग भी थोड़ी समय में वो भी वॉशरूम से बाहर आता है और विंग ना बाहर जाता है, बोलता है
गुड मॉर्निंग आंट ऐसा बोलता है। तब लैनी बोलती है मैं तुम्हारा मॉम हूँ, एंट मत बोला करो। तभी विंग भी स्माइल करते हुए हाँ मॉम ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है मॉम आप बैठ जाइए, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ऐसा बोलते हुए विंग चला गया था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। लैनी को बहुत अच्छा लग रहा था। आज दिन तक वही सबके लिए खाना बना रही थी, सब कुछ कर रही थी। आज कोई और है जो उसका ख्याल रखने के लिए भी है, ये सोचकर वो भी बहुत हैप्पी हो रही थी। और विंग में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना कर लेकर आ गया था और सब लोग खाना खा रहे थे। और ऐसा उसके बाद तो वांगजी उस दिन तो घर पर रुकता है और उन दोनों ना क्या बोलते एक पल भी कल के लिए भी वांगजी ने विंग को नहीं छोड़ा था। विंग कहाँ कहाँ जाता है वहाँ विंग के पीछे पीछे वांगजी भी जा रहा था। वो एक क्या बोलते गम की तरह ना विंग के साथ एकदम चिपक गया था, विंग को कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। और क्या बोलते हैं लैनी भी समझ रही थी, इसलिए वो स्माइल करते हुए उन दोनों के बीच में कभी भी आने की नई कोशिश कर रही थी। और कुछ दिन बाद विंग को उसके घर भी जाना पड़ा और वांगजी वहाँ पर भी जाता है। वहाँ पर भी 2 दिन वो लोग रेस्ट करते हैं और उनके फादर भी हैप्पी थे। हाँ उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। उनके बेटे से जो उसका हल्फा है बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उन्हें देखकर ही समझ में आ रहा था, इसलिए वो बहुत हैप्पी थी। अब ऐसा ही इन सब का दिन बीत रहा था। वांगजी ऑफिस चला जाता था, विंग घर का सारा काम करता था, उसका मदर इन लॉ का भी बहुत ख्याल रखता था। और वांगजी तो क्या बोलते हैं ऑफिस तो चला जाता था, फिर भी आधा घंटे के अंतर वो हमेशा विंग को फ़ोन कर बातें करता था। और रात को होकर उनका एवरीडे चलता ही रहता था। वो लाइफ बहुत हैप्पी थी। क्या बोलते हैं वो भले ही 2 जिस्म तो थे, फिर भी एक जान की तरह इतना प्यार से रह रहे थे। कभी कभी संडे आ जाता ना तो विंग को वांगजी बाहर घूमने के लिए भी लेके जाता था। विंग वांगजी की मदर बहुत हैप्पी थी अपने बेटे को खुश देखकर। इसलिए एक दिन ना वांगजी की मदर कुछ काम के चलते किसी से मिलने के लिए बाहर चली गई थी। उसीलिए उस दिन ना उन्हें अपने एक पुराना दोस्त मिली। आज वो एक ऑर्फनेज में थी, उनके पास ना खाने के लिए खाना था, कपड़ा था। उन्हें देखकर लैनी को बहुत दुख लगा। वो पूछी क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्यों हुआ, हाँ ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा बोल रहे थे। और तभी उस औरत ने लैनी से कहा कि हाँ सब कुछ अच्छा था लैनी, पर जब मैंने अपनी बेटे की शादी एक ओमेगा से करवा दी, उसने मेरे बेटे के मन में इतना जहर भर दिया कि वो हमारा बेटा हमारा खिलाफ हो गया। उसने हमसे सब कुछ ले लिया। हमारा बेटा हमसे तो प्यार भी नहीं करता, पता है उसने बात पर अपने बच्चों की धमकी दी है। इसके चलते मेरा बेटा भी बेबस हो गया, इसलिए उसने हम दोनों को यहाँ पर भेज दिया। पल पल भटकने के लिए, खाना के लिए तड़पने के लिए हमें यहाँ पर भेज दिया। हम अभी लाचार हो चुके हैं, हम क्या करें, ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। तभी वो औरत बोली ऐसा ही होता है नानी, हर कोई किसी से ही अपने ओमेगा की शादी अपने बेटे के साथ करवा देते हैं ना, कुछ दिन तो अच्छा चलता है, उसके बाद वो ओमेगा अपना असली रंग दिखा देता है। देखो आज उस ओमेगा ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, देखना ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा बोलकर रो रही थी। और ये बात ना लैनी के मन में घर गई। वो इसी डर से घर आ गई। उसने देखा, तभी विंग आता है, बोलता है मॉम आइए ना आप कुछ लीजिएगा, ऐसा बोलकर एक ग्लास पानी देता है और उनके लिए नाइट का डिनर लगा देता है। उसकी मदर भी डिनर कर देती है, बिना कुछ बोले चली जाती है। विंग सोचता है कि हाँ मदर कुछ अपसेट होंगी इसीलिए चली गई। ऐसा सोचकर विंग भी कुछ भी नहीं कर रहा है। उस दिन वो उसके हस्बैंड यानी कि वांगजी से भी बोलता है कि पता नहीं मॉम बहुत अपसेट थी, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है कोई नहीं, ऐसा बोलकर वो विंग के साथ बहुत प्यार भरी लव लविटे भी हो रहा था। उस दिन लैनी को नींद ही नहीं आ रही थी। उनकी दोस्त की बातें घर गई। अगले दिन वो सब कुछ नोटिस कर रही थी कि वांगजी विंग ना सारा काम कर रहा था। वो क्या बोलते हैं कभी कभी लानी जानबूझकर कुछ काम करवाती थी, फिर भी विंग कुछ भी नहीं कहता।
उनके सारे काम करता था। और वो देखती थी कि इन दिनों उनका बेटा उनसे इतना ज़्यादा दूर हो गया है। वो हर वक्त हमेशा उसका ओमेगा के आसपास ही रहता था। वो ये भी नोटिस कर रही थी कि हाँ, आधा घंटे के अंदर अंदर हमेशा वांगजी उसके वब से बात कर रहा था। हमेशा घर पर आते भी हमेशा वो वक्त वांगजी विंग को देता था। ऐसा नहीं था कि वो उसकी मदद से प्यार से बात नहीं करता था, वो बात करता था। फिर भी वो ज़्यादातर वक्त विंग के साथ ही बिताता था। और ये बात ना लैनी को खलने लगी, उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा। इसलिए उस दिन से वो हमेशा विंग को बहुत काम करवाती थी। विंग को तो पहले समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कहता था, सारा काम कर पाता था। धीरे धीरे क्या बोलते हैं, लैनी ने उन दोनों को क्या बोलते हैं अलग, वो दोनों एक दूसरे के साथ लैबिडे भी होने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के करीब बैठते थे। लैनी जानबूझकर उन दोनों को डिस्टर्बेंस करती थी, नहीं तो उनके बीच में आ जाती थी। ऐसा ही करती थी। पहले तो उन दोनों को समझ में भी नहीं आ रहा था ऐसा क्यों करता था। तभी पता नहीं उन्हें क्या सोचा, वो और भी ज़्यादा डरने लगी कुछ सोचते हुए। वो उस दिन से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा विंग को थकाने लगी, उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने लगी। कुछ ना कुछ तो विंग को पिलाने भी लगी। क्या बोलते, कुछ तो डर उन्हें लगने लगा। अब एक दिन विंग को समझ आ गया था कि ऐसा मॉम क्यों कर रही। तभी विंग उसके माफी यानी कि लैनी के पास आता है, बोलता है, मदर क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं, कुछ बात है। तभी लैनी बोलते, क्या, कुछ बात नहीं। तभी विंग बोलता है, मॉम बताइए ना क्या चल रहा है आपके दिमाग में। तभी विंग लैनी बोलती है, क्या इतना अच्छा बनाने का दिखावा क्यों कर रही, तुम भी वैसा ही करोगे जैसा हर कोई उम्मीद करता है। तभी विंग बोलता है, क्या मॉम आप क्या सोच रही हो। तभी लैनी बोलती है, हाँ मुझे पता है, तुम भी वैसा ही करोगे जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है। तभी विंग कुछ भी ना समझते हुए बोलता है, क्या हुआ आपके दोस्त के साथ। तभी लैनी चीखते बोली, तुम भी वही करोगे जिस तरीके से उसके साथ हुआ। तुम भी मेरे बेटे को अपने चाल में बसाकर अपनी खूबसूरती की चाल में बसाओगी और मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगी और आखिरकार तुम बच्चों के धमकी देकर मुझसे मेरे बेटे को एकदम पूरा दूर कर दोगी। यही करना चाहती हो ना। नहीं होगा, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को खुद से दूर करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। मुझसे मेरे बेटे को कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। ऐसे बोलकर पागलों की तरह बात कर रही थी। विंग ना एकदम शॉक हो गया था, पूरा शॉक हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो उससे कुछ भी नहीं बात करता है। जब नाइट में वांगजी आता है ना, वांगजी को विंग सब कुछ बता देता है, सब कुछ। अब वांगजी भी टेंशन में आ चुका था कि मॉम को अचानक हुआ क्या है। तभी वांगजी की मदर भी वांगजी से सब कुछ बताती थी कि हाँ तुम ऐसे ही करोगे, ये विंग अच्छा नहीं है, ऐसा बोलती थी। तभी वांगजी बोलते हैं, मॉम को क्या हो गया है। आप जानबूझ कर ना लैनी हमेशा वांगजी के सामने ऐसा दिखाती थी कि क्या बोलते हैं, विंग कुछ जानबूझ कर नहीं करना। कभी कभी जानबूझकर अपने ही आप में क्या बोलते हैं कॉफ़ी गिराना, उसके बाद ये सारा ब्लेम विंग पर डालना, ऐसा कुछ चल रहा था। पर वांगजी भी कभी कभी अपने आंखों के सामने क्या बोलते हैं अपनी मदर को हर्ट होते हुए देखता ना, कभी कभी वो भी शक कर बैठता था। वो बोलता है, विंग मैं जानता हूँ कि मेरी मदर ठीक नहीं है, उनका सोच गलत तरीके से जा रही है, पर तुम भी ऐसा क्यों करते हो, तुम मेरे मॉम को हर्ट क्यों करते हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा मॉम ऐसा क्यों सोच रही है, तुम्हारे बर्ताव की वजह से मेरी मॉम ऐसा सोच रही है, ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वांगजी, तुम्हें ये सब कैसे लग सकता है, मैं कभी भी तुम्हारी मॉम को हर्ट करूँगा क्या। तभी वांगजी बोलता है, सच में आजकल मैं तुम दोनों से थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ तुम दोनों के बीच में। ऐसा बोलकर वांगजी घर से चला जाता था। विंग घर पर बैठकर रोता ही रहता है, सिर्फ रोता ही रहता है। और लैनी बहुत हैप्पी हो रही थी कि हाँ उन दोनों के बीच में दरार आ रही है। यही तो वो चाहती थी, ऐसा ही
दिन बीते जा रहा था। अब विंग का हिट भी नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि हाँ, क्या वो इस बार बेबी को एक्सेप्ट कर रहा है। यही सोचकर वो बहुत हैप्पी था। वो उस दिन क्या बोलते हैं, बहुत हैप्पी था। वो किसी से अपने दोस्त से बात भी कर रहा था कि हाँ, मेरा हिट नहीं आया, इस सेकंड नहीं आ रही, इसका मतलब क्या, मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता, ऐसा बोलकर किसी से बात कर रहा था। विंग बहुत हैप्पी भी था, पर यह बात नहीं लैनी ने सुन लिया था। इसलिए उस दिन से कुछ मेडिसिन लेकर लैनी ने विंग को पिलाना शुरू कर दिया था। इन सबसे अनजान विंग वो पीने लगा, वो बहुत सब कुछ पीने लगा और इन सब में बहुत दरारें आ चुकी थी। तभी एक दिन विंग बेहोश होकर नीचे गिर चुका था। इसलिए उस दिन वांगजी भी घर पर था। इसलिए वो घबराते हुए विंग को एकदम हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद पता चलता है कि विंग क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट की स्टार्टिंग स्टेज में था, पर उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिसके चलते वो बच्चा अभी नहीं रहा। ये बात सुनते ही ना वांगजी बौखला गया, एकदम बौखला गया। वो डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत गलत मेडिसिन लिया है, इसके ही चलते उनका साथ ऐसा हुआ है। अब वांगजी बहुत गुस्से में आ गया था। हाँ, वो इन दिनों उनकी मदर और विंग के बीच का झगड़ा देख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, पर विंग ऐसा कैसा कर सकता है, इन झगड़ों के बीच में वो अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसा कर सकता है। यही सोचकर वो बहुत गुस्से में आ गया। वो विंग को वहाँ से लिए बिना घर चल गया था। वो बहुत गुस्से में था। तब विंग की आंखें खुलती है ना, वो हॉस्पिटल में था। उसे पता चलता है कि क्या हुआ है। वो बहुत फूट के रोने लगा और वो कुछ समझ गया। वो घर आता है, घर ना बहुत टूटा हुआ दिल के साथ घर आता है। वो लैनी के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है, ये सब कुछ आपने किया ना। तभी लैनी ना सब कुछ ना समझते हुए बोलते, क्या किया मैंने। तभी विंग ना गुस्से में बोलता है, ये सब कुछ आपने ही किया है ना। आपने जानबूझकर मुझे ऐसा मेडिसिन दिया जिसके साथ मैं कंसीव ही ना कर पाऊँ। आपके वजह से मैंने अपने बच्चों को खो लिया। क्या आपको सच में आपका दिल में इतना भी रिग्रेट नहीं है? वो आपका भी तो ग्रैंड चाइल्ड था, आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनते ही ना लैनी के दिल में साफ पेन होने लगा। वो कभी भी विंग को प्रेग्नेंट तो नहीं करवाना चाहती, पर अपने ग्रैंड चाइल्ड को मारना ये भी तो वो नहीं चाहती थी। वो ये चाहती थी कि विंग कभी भी प्रेग्नेंट ही ना हो, पर अपने ग्रैंड चाइल्ड को मारना वो तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। एकदम शॉक हो गई, वो बौखला गई, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी विंग ना एक टूटी हुई स्मेल करता है और एकदम जोर के एक स्लैप ना लैनी की फेस पर ढेर मारता है। लैनी एकदम नीचे गिर जाती है। तब तक वांगजी भी नीचे आ चुका था। इन दोनों के शोर जब वो देखता है ना कि विंग ने उनकी मदर को मारा, तो वांगजी अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। वो विंग की बाल को पकड़ता है। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग, तुमने मेरी मदर को मारा? हाँ, मेरी मदर को मारा, मेरी मॉम सही थी। तो तुम सच में मुझे और मेरी मॉम को एक दूसरे से अलग करना ही चाहते। तो हाँ, मुझे लगा कि हाँ, कुछ मेरी मॉम को गलतफहमी हो गई, तुमने आज मेरे ही सामने मेरी मॉम को मारा। हाँ, सच में तुम जैसा ओमेगा से हम एक्सपेक्ट ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। ऐसा बोलकर वो गुस्से में विंग को 2 बार स्लैप कर दिया। विंग एकदम फोर्स के साथ एकदम नीचे गिरा। वो कुछ भी नहीं कहता है। वो एक खड़ा होता है एकदम स्माइल करते हुए, और वो खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने बहुत कोशिश किया हम दोनों के रिश्ते को कायम रखने के लिए। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीज़ों के लिए इनसिक्योरिटी है, पर मैं ये नहीं चाहता था कि आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने अपने बच्चों को भी खो दिया। बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ समझा और समझाने की भी कोशिश की, पर आप लोग तो समझने की कोशिश भी नहीं किया। और हाँ, अब मेरा भी सब्र का बांध टूट चुका है। आप ये चाहते हैं ना कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूँ, तो लीजिए, मैं छोड़ दिया आपके बेटे को, और सीधा डिवोर्स नोटिस आएगी, साइन कर भेज दीजिएगा। ऐसा बोलते हुए विंग वहाँ पर एक पल भी खड़ा नहीं रहता। वो एकदम वहाँ से चला गया था। वांगजी धड़ाम से नीचे गिर चुका था।
वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम रोते हुए वहाँ पर घुटनों पर बैठ गया। जब मैडम लैनी ना वांगजी को इस कंडीशन में देखते हैं, वो सोचते कि क्या उसने कोई गलती किया। ऐसा सोचकर वो वांगजी को कंसोल करने के लिए जा रही थी। वांगजी कुछ ना कहते हुए अपने कमरे में चला गया था। तभी उसे याद आता है कि हाँ, इस वक्त पेशेंट का मेंटल स्टेज भी ठीक नहीं, वो कहा वो भी वीक हैं। इस मेंटल ने क्या बोलते हैं, इस मेडिसिन ने उनकी फिजिकल हेल्थ को भी खराब किया होगा। इनसे इस वक्त नरमी से पेश आना होगा, ऐसा बोला था। पर वांगजी तो उल्टा विंग से खरी खोटी सुनाई, उसे मारा भी, उसे बालों से खींचा भी। वो सोचकर बैठकर रोए जा रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। तभी वहाँ से ना विंग घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपने मदर फादर को सब कुछ बोल देता है, सब कुछ बोल देता है। उसकी मदर फादर बहुत गुस्से में आ गए थे। उसके फादर बोलते हैं ठीक है, तो डिवोर्स ही सही, तो डिवोर्स ही मिलेगा। ऐसे बोलकर वो अपना कोर्ट क्या बोलते हैं अपने दोस्तों से सारा पेपर वर्क सब कुछ अरेंज करवा दिया था, सब कुछ करवा दिया था। वो बोलता है वे तुम घर पर रहे हो बेटा, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के वो बैठ गया था। अगले दिन लैनी देखती है कि उसका बेटा घर नहीं है। उसे लगता है कि हाँ, उसका बेटा ऑफिस के लिए चला गया। वो हॉल पर बैठ रही थी। वो यही कश्मकश में थी कि वो क्या गलत कर दिया, कि वो ज़्यादा ही गलत कर दिया, क्या क्या उसने क्या सही है या गलत, यही सोच में वो एकदम बैठ गई थी। तभी गुस्से से वहाँ पर कांग्रेस शरण आती है। वो एकदम खींच के छाटा लैनी पर पेस्ट मारती है। वो बोलती है सच में तुम जैसा गिरे हुआ औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, जो आपने ही ग्रेजुएट को मार दिया। तभी लैनी बोलती मैंने ऐसा नहीं किया, मैं नहीं जानती थी, मैं तो विंग को प्रेग्नेंट नहीं करवाना चाहती थी, मैं अपनी ग्रेजुएट को मारना नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी। तभी कांग्रेस शरण हंसती है, बोलती इसका मतलब तुम मानती हो, तुम ही हो जो विंग को हमेशा गलत मेडिसिन दिया। हाँ हाँ। तो रानी बोलते मैंने मेडिसिन दी, पर मैं उसे मेरी ग्रैंडचिल्ड को मारना नहीं चाहती थी, मैं अपनी ग्रैंडचिल्ड को मारना नहीं चाहती थी। तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने अपने उमेगा बेटे की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करवाई। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैंने इतना बड़ी गलती क्यों किया? मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो। तुम एक बात मुझे बताओ कि क्या मेरा बेटा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है? वो हमेशा तुम्हें माँ माँ कहकर बुलाता था। क्या तुम्हें उसके आंखों में कोई भी सच्चाई नहीं दिखाई दी? मैंने कभी भी अपने बेटे को घर तोड़ना कभी भी नहीं सिखाया था। और ऊपर से तुम्हें पता है वो तुम्हें एडमायर करता है। वो बोलता था कि मेरी मॉम बहुत अच्छी है। आपको पता है मॉम, उन्होंने अकेला मेरी नैनसन को संभाला है, इतना बड़ा आदमी बनाया है। वो तुम्हें अपने सर पर चढ़ा कर रखता था, पर तुमने इतनी नीच हरकत की, तुमने उसके बेटे को मार दिया। सच में तुमने मेरे बेटे दिल को तोड़ दिया है। वो हमेशा से ये कोशिश करता था कि तुम्हारी जिंदगी में जो गलतफहमी है, हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है नानी, कुछ लोगों के साथ उनका ओमेगा सनी लेना या डॉक्टर लेने के साथ अच्छा नहीं होता। हाँ वो अलग होते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा होता है, ये तो नहीं है ना। हाँ कुछ क्या बोलते हैं 100 में एक या 2 लोग ऐसा होंगे, पर 100 में से 100 लोग भी ऐसा ही रहेंगे। ये सोच कितना गलत है। एक या 2 लोगों की वजह से तुम भी हर किसी को ऐसा जज कैसे कर सकते हो? तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ होगा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुमने कैसा सोच लिया? तुमने अपने ही बेटे की जिंदगी अपने हाथों से खराब कर दिया। मैंने अपने बेटे के लिए प्यार तुम्हारे बेटे की आंखों में देखा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा आल्फा बेटा वांगजी मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर क्या तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। और हाँ एक बात बताओ, तुम भी तो कुरन से प्यार करती थी ना, इसीलिए तुमने भाग कर शादी किया। तुम्हारा प्यार तो प्यार है और किसी का प्यार क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारी आंखों में। सच में मैं किससे बात कर रही हूँ? जो कोई समझना ही नहीं चाहता उस औरत से बात कर कर मुझे भी क्या मिलेगा, ऐसा बोलकर वो बोलती ये लो डिवोर्स पेपर, मेरा बेटा साइन करवा दिया।
दे दो तुम्हारे बेटे के हाथ में, साइन करवा दो, और अब से तुम्हारा बेटा तुम्हारा है। तुम उसे कैसे रखोगे तो तुम्हारे हाथ में है। अब फिलहाल मेरे बेटे के आसपास भी मत आना तुम माँ बेटे, क्योंकि मैंने ये ना हमारी दोस्ती के कारण तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब तुम मेरे बेटे के करीब आए ना, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली गई थी। लैनी धड़ाम से बैठ गई थी। वो सोचने लगी क्या मैंने गलत किया, पर दिल और दिमाग में पीछे लड़ कर झगड़ कर एक मन तो चाहता था कि वो सोच रही है गलत है, पर दिमाग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए वो कश्मकश में थी और वो ऊपर से चली गई थी उस डॉक्यूमेंट को वांगजी के कमरे में रखकर। पर वांगजी तो आज गेस्ट रूम में सोया हुआ था, क्योंकि उस रूम में वो जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो कमरे में जाता है ना, वो दरवाज़ा वो कमरा उसे काटने के लिए दौड़ रही थी। इसलिए वो आज नीचे रेस्ट रूम में गेस्ट रूम में था। तभी उसने उसकी मदर और उसके मदर इन लॉ की बातें सुन ली। इसका मतलब ये सब कुछ उसके मॉम ने किया, सब कुछ जानबूझ के किया। वो तो टूट चुका था। वो वहाँ पर अपना मुंह पे हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगा। वो उस दिन वैसा ही रहा। उसके माँ को पता चले वो ऑफिस चला गया था। वो बहुत रोता था और वो उस दिन से वांगलिंग से बातें भी नहीं की। घर आकर डिवोर्स पेपर साइन कर फाइल कर दिया। एक हफ्ते बाद उन दोनों का डिवोर्स भी हो चुका था। अब तो वांगजी हद से भी ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। वो किसी से भी बातें भी नहीं करता। वो अपनी माँ से भी पहले की तरह बातें नहीं करता, एकदम शांत हो गया। उसके मॉम हमेशा ट्राई करती थी, वो हमेशा से सोचती थी उनकी गलती है, पर दिमाग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब ऐसे ही 1 साल हो चुका, अब ये फ्लैशबैक भी खत्म हो चुका। ये सब कुछ हमारा वांगजी सोच रहा था। तभी वांगजी का जो हॉस्पिटल का कमरा है एकदम से खुलता है। वहाँ से उसका दूर का कज़न लन सिचन आता है। उनके ओमेगा चंग के साथ वो अंदर आता है। तभी लन सिचन गुस्से में आता है और कुछ कागजात वांगजी की फेस पर दे मारते हैं। बोलते हैं, वांगजी क्या तुम पागल हो, मरना चाहते हो? तुम अभी भी क्यों इतना बुद्धू क्यों हो वांगजी? तुम्हें पता है विंग की शादी इसी हफ्ते में है, इसी हफ्ते के एंड में विंग और शुयन की शादी है। तो वांगजी की आंखों से आंसू बह रही थी। सच बता, कल तुम्हें पता चला, इसलिए तुमने अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाया ना? तभी वांगजी अपना सर को घुमा लेता है। तभी सिचन बोलते, गॉड डैम इट वांगजी, कुछ तो करो, नहीं तो तुम्हारा ओमेगा किसी और का हो जाएगा तो तुम क्या करोगी? तभी वांगजी बोलता है, क्या करूं मैं? हाँ, मैं घर पर वापस में मना कर विंग को लेकर आऊँगा तो मेरी माँ भी ऐसा ही पहले की तरह बर्ताव रखेगी। वो मेरी विंग की ज़िंदगी को हेल बना देगी। तभी सिचन बोलता है, माँ गॉड डैम इट, छोड़ो उन्हें, वो गलत फहमी अपने दिमाग में पा रहा है। क्या तुम्हारी विंग कभी भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया है? ये तुम्हारी मॉम है जो विंग के साथ हमेशा गलत व्यवहार रखा। विंग तो बहुत अच्छा है ना, वो तुम्हारी मॉम से भी कितना प्यार करता है। जो तुम्हारी मॉम है जो समझना ही नहीं चाहती है, तो हम क्या करें? तभी वांगजी बोलता है, मैं जानता हूँ मेरा विंग बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है मैंने विंग से इतना ज़्यादा प्यार भी क्यों किया? क्योंकि वो मेरी मॉम को अपने पलकों पर बिठा कर रखता था, जो मैं जानता था। मैं चाहता था कि जिस तरीके से मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ ना, उसी तरीके से मेरी ओमेगा भी प्यार करे। मुझे वैसा ही ओमेगा मिला। वो मेरी माँ को एडमायर करता है, तुम्हें पता है, वो बहुत प्यार करता है। पर मेरी माँ जो गलत फहमी पाल लिया है, उनके दिमाग में इतना गंदगी कैसे फैल गया मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ? अगर मुझे मेरी विंग और मेरी माँ को चुनना होगा तो मैं मेरी माँ को ही चुनूंगा। ऐसा नहीं कि मैं विंग को नहीं चुनना चाहता, मेरे लिए दोनों विंग मेरी दोनों आंखों की तरह हैं। पर मैं क्या करूं? मैं विंग को भी यहाँ पर मना कर लेके आऊँगा ना। मेरी माँ हमेशा कोशिश करेंगी कि वो विंग को हर्ट करे। मैं विंग को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता, भले ही मुझसे दूर भी क्यों ना हो। मेरी विंग हैप्पी रहे, बस मैं वही चाहता हूँ।
रही बात मेरी मम चाहती है ना कि मैं हमेशा उनके पास रहूं, तो मैं उनके साथ रहूंगा। तभी सिचन ना गुस्से में बोलता है, तो तुम्हारा क्या, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा विंग हैप्पी रह रहा है, और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ भी हैप्पी रहे। हाँ, तुम्हारी माँ भी हैप्पी रहे, पर तुम्हारा क्या? हाँ, तुम्हारा क्या? तुम पल पर मरते जा रहे हो वांग जी। तुम रात पर तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम स्लीपिंग टैबलेट ले रहे हो। इस उम्र में इतना ज़्यादा स्लीपिंग टैबलेट लेना अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, उसके लिए भी तुम्हें मेडिसिन लेना पड़ा है, और तुम एंगर डिसऑर्डर हो चुका है तुम्हें। तुम अब इतना अपने अंदर ही दबाते तुम्हें एंगर इशू हो चुका है, पता है। इसके लिए भी तुम मेडिसिन ले रहे हो। इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा मेडिसिन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम दिन मर रहे हो वांग जी, इतना ज़्यादा मेडिसिन दोगे तो। तभी वांग जी ने हंसते बोलता है, तो कोई बात नहीं सिचन, मैं कहाँ जी रहा हूँ। जिस दिन मेरा विंग मुझे छोड़कर चला गया, उसी दिन मैं मर चुका। तुम जानते हो विंग मेरा क्या बोलते हैं, उसने मेरा दिल को तो पहले ही ले लिया। ये तो बेजान शरीर है, इसमें तो कुछ नहीं है। मेरी माँ चाहती है ना मैं यहीं पर रहूँ, तो ठीक है, जितना टाइम मैं जीऊँगा उनके साथ रहूँगा बस। उसके बाद मैं चला जाऊँगा सुकून से। मुझे अपनी विंग के बिना रहना ही नहीं है सिचन, मैं अपने विंग के बिना रह भी नहीं पाऊँगा, ऐसा बोलता है। तभी सिचन नाव पर फुट कर रोने लगते हैं। वांग जी, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम ब्रदर? तुम मेरे ब्रदर की तरह हो। हाँ, हम उनका रिलेटिव नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपना सगा भाई माना है। तुम अपने आप को तकलीफ मत दो, मैं विंग से बात कर। तभी चंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सिचन, विंग को ये सब कुछ पता चलेगा ना, वो दौड़े वांग जी के पास आ जाएगा। मैं अच्छे से जानता हूँ विंग कैसा है तो। पर एक बात सोचो, अगर विंग वापस यहाँ पर आ जाए, क्या उसकी माँ पहले की तरह नहीं करेगी? हाँ, ऐसा बोलता है तो सिचन एकदम चुप हो जाता है। तभी वांग जी बोलता है, मैं अपने विंग को हैप्पी रहना चाहता हूँ। मैं देखा है श्रीलिंग की आंखों में मेरे विंग के लिए प्यार, मेरी विंग को बहुत हैप्पी रखेगा, ऐसा बोलते हैं। तभी वहाँ पर सिचन वहाँ पर रुक पे नहीं पाता, वो चैन को लेकर चला गया था। पर दरवाजे पर कोई था जो टेक लगाकर ये सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही उसने देखा कि वो दोनों बाहर आ रहे, वो एकदम उस कमरे से चुप कर खड़ा हो गया। वो एकदम वॉशरूम में जाकर एकदम घुटनों पर बैठकर जोर से रोने लगा। हाँ, ये कोई और नहीं, हमारे वांग जी की मॉम थी। वो अपनी गाड़ी के स्पीड चलाकर यहाँ पर तो आ गई, पर जैसे ही उसने रूम के अंदर शोर सुना, वो दरवाजे पर रुक गई। जैसे उसने विंग का नाम सुना, उसने सब कुछ सुन लिया। इसका मतलब उसका बेटा धीरे धीरे मर रहा है, वो मौत चाहता है। उसका बेटा इतना थक चुका उसकी ज़िंदगी से। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? उसकी वजह से, उसकी घटिया सोच की वजह से। इनसिक्योरिटी भी ठीक है, पर इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी क्या? हाँ, जिसके चलते जिस इंसान को वो पूरा ज़िंदगी हैप्पीनेस देना चाहती, उस इंसान को ही उसने दुख कर दिया। उस इंसान से उसके बच्चे को दूर कर दिया। जिस इंसान से वो प्यार करता था उसे दूर कर दिया। उसे इतना बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। उसने ये क्या कर दिया? ऐसा बोलकर वो ज़ोर से रोने लगी। वो अभी अपने बेटे को फेस भी नहीं करना चाहती। वो घर पर चले गई और वो एकदम वांग जी के कमरे में चले गई। वो सारा कबर्ड सब कुछ छान मारती है। तभी उसे वांग जी का पूरा रिपोर्ट मिलता है कि वांग जी वो रात भर सो नहीं पाता। इसके चलते उसने स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दिया। उसे एंगर इश्यूज है, वो मेंटली भी स्टेबल नहीं है। इतना सब कुछ पता चलता है। वो वहीं पर घुटनों पर बैठकर रोने लगी। तभी उसे इनविटेशन मिलता है कि श्रीयंग और विंग की शादी है, अब 3 दिन ही बचा है, ऐसा दिया जाता है। ये पढ़ते ही ना लैनी एकदम भौचक्का होकर खड़ी हुई। नहीं, उसने एक बार गलती कर दिया, अपने बेटे की ज़िंदगी अपने ही हाथों से ख़राब कर दिया। इस बार वो ऐसा नहीं करेगी। इस बार वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होते भी अब तो वो बिल्कुल नहीं देखेगी। वो कुछ तो करेगी, वो जाएगी विंग से बात करेगी। यही सोचा था भी। उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि हाँ अभी जल्दी आना होगा, इसलिए वो हॉस्पिटल चले गई। वो देखकर
जाकर देखते हैं कि बाबूजी सो चुका है, इसलिए वो अपना सर को उसकी सर को सहलाते हैं। वो बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं ज़िंदगी में तुम्हारी हैप्पीनेस ही देखना चाहती थी, पर तुम्हारी माँ ही तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। मुझे माफ़ कर देना मेरा बच्चा, मुझे सच में माफ़ कर देना। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी को अपने ही हाथों से तबाह कर दिया। मुझे माफ़ कर देना मेरा बच्चा, मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तुम्हारा ज़िंदगी है। मैं समझ गया कि मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, सही थी कम से। विंग अच्छा था, मैं किसी एक इंसान ऐसा हो, इसका मतलब हर कोई ऐसा होगा, मुझे ये सोच अपने दिमाग में नहीं जाना चाहिए था। मैं ये सोच को अपने दिमाग में ला लिया, इसके चलते ही मेरा परिवार बर्बाद होने की कगार पर आ गया। तो मैं अभी भी मेरे पास मौका है तो मैं सुधारूंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से विंग के घर के लिए चले गए। पर उन्हें पता चला कि हाँ, शादी 2 दिन ही है, तो सब लोग आज श्रेयांक के हाउस में है, क्योंकि श्रेयांक के हाउस में ही शादी है, इसलिए सब लोग वहीं पर चले गए। ऐसा पता चलता है तभी अब लैनी इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ ना 2 दिन ही बचा है ना, इसलिए अब वो टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकती, इसलिए वो जल्दी से जल्दी श्रेयांक के हाउस चली गई थी। वो वहाँ पर गेट पर खड़ी होकर एकदम चीखती है, बोलती है, मुझे श्रेयांक की मदद से मिलना है, श्रेयांक की मदद से मिलना है, ऐसा बोलती। तभी वो गार्ड भी अंदर जाकर बोलता है कि मिसेस लैन आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती है। तभी श्रेयांक की मदर ने एक स्मित करती है, बोलती है, ठीक है अंदर लेके आओ। तभी श्रेयांक की मदर अंदर आती है। अंदर आती है ना, वो देखती है कि हाँ लैनी भी दौड़ती हुई आ रही है। तभी लैनी दौड़ते हुए अंदर आती है, श्रेयांक की मदर के सामने घुटनों पर बैठ जाती है, बोलती प्लीज़ 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 इस शादी को रोक लो। श्रेयांक की मदर बोलती है, क्यों रोकूं भला मैं, क्यों रोकूं? मेरा बेटा उसे प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, तो मैं क्यों रोकूंगी भला? तभी हमारे जो लैनी है बोलती, नहीं ऐसा मत करो, मेरा बेटा मर जाएगा, उसके बिना वो मर जाएगा। मेरा बेटा तिल मर रहा था और इसके बारे में मुझे खबर ही नहीं था, प्लीज़ कुछ करो ना, प्लीज़ कुछ करो, ऐसा बोलते हैं। तभी श्रेया की मदर बोलती है, अच्छा इतना दिन ये ख्याल नहीं आया, आज क्यों ख्याल आ रहा है? अब सिर्फ 1 दिन या 2 दिन बचा है शादी के लिए, आप आकर ये सब कुछ बोल रही हो। तभी लैनी ना घुटनों पर बैठ जाती है और रो कर बोलती है, मैं मानती हूँ कि मेरी ही गलती है, तुमने सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो तुम्हें पता चले होगा इन सब के बीच में मैं थी, मेरा इनसिक्योरिटी वजह थी, इसके चलते मैंने अपने अच्छा सनील को भी नज़रअंदाज किया। मैंने भी सोचा कि वो भी सबकी तरह ही निकलेगा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। हाँ कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं, फिर भी हर कोई ऐसा ही होगा, ये सोच मेरे दिल में मत लाना चाहिए था, मुझे ऐसा लाना ही नहीं चाहिए था। 100 में या 1 या 2 ओमेगा ऐसा होंगे कि अपने इल्लास को घर से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा होगा, मुझे ये सोच अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए था, पर मैंने ला लिया। इसकी वजह से मैंने ही अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। प्लीज़ करो, मुझे शादी रोको। तभी पीछे से हमारे जो विंग है और कांकरी सरन और वे चाँद से आते हैं। तभी वो वापस उनके सामने भी घुटनों पर बैठ जाती है, बोलती प्लीज़ तुम मेरी दोस्त हो, मुझे माफ़ कर देना, मुझे ज़िंदगी में तुम जो भी सजा दोगे मैं ले लूँगा। तुम यही चाहते हो कि मैं दूर चले जाऊँ ना, मैं चली जाऊँगी, पर मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देखना चाहती। तुम ये सोचती हो ना कि मैं यहाँ पर रहूँगी तो तुम्हारा बेटा का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं चली जाऊँगी, मैं खुद ही आर्फनेज चली जाऊँगी, मैं अपने बेटे और अपनी सनीला के बीच में कभी भी नहीं होंगी, मैं आर्फनेज चली जाऊँगी, मैं यहाँ से दूर चले जाऊँगी। प्लीज़ कुछ करो बेचंग से, मैं तुम्हारा पैर पड़ती हूँ, तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, करो ना, मेरा बेटा धीरे धीरे मर रहा है, प्लीज़ मर रहा है। तभी कंसे सन बोलती, क्या मतलब है तुम्हारा बेटा मरा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी लैनी बोलती है, हाँ मैं चाहती हूँ मैं कर दूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी विंग बोलता है, क्या मतलब आपका? तभी लैन मानसी की रिपोर्ट ना सब कुछ लैनी देखती है, बोलती है विंग सब कुछ पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे विंग सारा रिपोर्ट्स पढ़ता है ना, उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। तभी लैनी बोलती है,
तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा लैंडमार्क जी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता। ऐसा नहीं है विंग, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ जानता था। इन सब के बीच में, इस सब के पीछे मैं था। ये सब कुछ वो जानता था। ये सब कुछ जानने के बाद ही वो तुम्हें डिवोर्स दिया। तभी विंग ना शॉकिंगली देखता है। तभी लानी ना हंसते हुए बोलती, तुम्हें पता है मेरा बेटा तुम्हारे डिवोर्स पेपर को साइड क्यों किया है? वो जानता था इन सब के पीछे मैं था। वो तुम्हें भी हैप्पी देखना चाहता और मुझे भी। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं दुख रहूँगी, इसलिए उसने डिवोर्स पेपर पे साइन भी किया। और क्यों किया पता है? ताकि तुम मेरे से दूर हो, उसके दूर होकर कोई अच्छे लाइफ बिताओ। तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करते रहूँगी, और वो तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए उसने तुम्हें डिवोर्स दिया ताकि तुम हैप्पी रहो और मैं भी हैप्पी रहूँ। वो सिर्फ हम दोनों की हैप्पी के बारे में सोचा है, ना कि खुद के हैप्पीनेस के बारे में। पता है तुम्हारे चले जाने के बाद वो रात रात नहीं सोता है। वो मेंटली डिस्टर्बेंस हो चुका है, उसे हैंगर डिसऑर्डर हो चुका है। तुम्हें लगता है कि मैं चुप बोल रहा हूँ। तुम ना सिचन से बात करो, जिन से बात करो, वो भी तुम्हारे दोस्त है ना। तुम बात करो। मैंने आज गलती से उनकी सारी बातें सुन लिया। मेरा बेटा मेरा सारा सच जानता है, इसलिए मेरा बेटा आज तक मेरे साथ कोल्डली बिहेवियर किया है। आज मुझे समझ में आ गया कि मेरा कि कोल्ड बिहेवियर के पीछे की वजह क्या है। मैं ही उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार हूँ। ये सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ रहा। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, ऐसा बोलकर वो चीख के रोने लगी। तब विंग के हाथ ना कपकपा रहे थे। वो मोबाइल को ऐसे तैसे कर लेता है और सिचन को कॉल करता है। पहले तो दोनों हिचकते हैं, उसके बाद सब कुछ चिन बता देता है। और अब विंग ना घुटनों पर बैठकर वो भी रोने लगा। तभी लैनी ना उसके पास जाती है। वो बोलती है, विंग तो मेरे बेटे के साथ रहो। हाँ, मैं भी चले जाऊँगा, मैं बहुत दूर चले जाऊँगी, मैं अपने बेटे के करीब भी नहीं आऊँगी। विंग तुम बस मेरे बेटे का ख्याल रखना। विंग मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैं उसे ज़िंदगी की सारा खुशियाँ देना चाहती थी, पर मैं ही वो वजह थी जिसकी वजह से मेरा बेटा बहुत ज़्यादा दुख में है और वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है। प्लीज़ विंग, मैं चली जाऊँगी। तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है ना। मुझे नहीं पता था विंग। मैं तो सिर्फ तुम प्रेग्नेंट ना हो इसीलिए मेडिसिन देना चाहती थी। मुझे पता होता कि तुम पहले से प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं देती। मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम चाहो तो जेल भेज दो, तुम्हारे मन तब तो शांत हो जाएगा ना। नहीं तो तुम मुझे ऑर्फनेज खुद भेज देना, नहीं तो मैं चले जाऊँगी। बस मेरे बेटे को मत छोड़ना। मैं अपने बेटे की खुशियाँ चाहती हूँ। मैं अब कितना दिन जीऊँगी, मैं हर पने चले जाऊँगी। ठीक है, तो मैं मेरे बेटे के साथ रहना। ऐसा बोलकर जोर से नहीं। तभी विंग बोलता है, मॉम मैं समझता हूँ कि आप क्या सोच रही हूँ। मैं कभी भी आपको ऑर्फनेज भेजना नहीं चाहता। मैं क्यों भेजूँ मॉम? आपने बचपन से आज तक वांग जी को अकेले पाला है मॉम। पता है आपकी जगह मैं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मैं आपके साथ रहना चाहता था मॉम, आपसे दूर नहीं। मैं अभी कभी भी आपके बेटे से आपको अलग नहीं करना चाहता था मॉम। पता नहीं मैं यही जो सोच है आपके दिमाग में उसे हटाना चाहता था। पता नहीं इन बीच में इतना सब कुछ कैसे हो चुका। तभी ये सब कुछ सुनने के बाद ना लैनी विंग को जोर से हक करते बोलते, मेरा बेटा मेरा बच्चा इतना अच्छा था कि मैं क्यों देख ही नहीं पाई। मैंने अपने आंखों में क्या बोलते इनसिक्योरिटी का जो पट्टी है बांध लिया है। मेरा बेटा इतना अच्छा था, फिर भी मैं समझ नहीं पाई क्यों मैंने इसे कर दिया। ऐसा बोलकर वो चीख के रोने लगी। तभी वेचांग से और कल से बोलते, ठीक है सब कुछ ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हम भी तुम्हें माफ़ करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता हूँ कि मैं इस बार भी फोर्स कर रहा हूँ, फिर भी मैं ये भी जानता था कि मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारे बेटे से प्यार करता है, उसके सिवा वो दिल में किसी को जगह नहीं देता। ठीक है अब सब कुछ ठीक है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तभी नीचे से ऊपर से श्रेया बोलता है फाइनली सब कुछ होगा तो हो गया। तभी विंग बोलता है, श्रेया मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर उसके सामने खड़ा होता है। तभी श्रेया बोलता है, क्या मतलब है? तभी विंग बोलता है, देखो श्रेया, मैं ये शादी मेरे माँ बाप की मर्जी की वजह से कर रहा था। मैं मानता हूँ मैं तुम्हें दुख पहुँचा है,
फिर भी तुम किसी एक अच्छे ओमेगा से शादी कर लेना, क्योंकि मेरा दिल में और मेरा दिमाग में सिर्फ वांगजी बसा है। मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो ना, ऐसा बोलते हैं। तभी श्रेयांग ना ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तभी उसकी मॉम भी आती है और विंग की बात को सहलाते बोलते हैं, हम कोई गलत नहीं मानेंगे। और रही बात शादी की, 2 दिन बाद तो शादी होगी ना। अब विंग ना कंफ्यूज हो जाता है। तभी लनी बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ श्रेयांग बेटा, तुम किसी और से शादी कर लेना। तभी श्रेयांग की मॉम बोलती है, क्यों, हम क्यों शादी करेंगे? 2 दिन बाद तो शादी तो होकर ही रहेगी। तभी वे चांग से बोलते, ये क्या मतलब है? हम कह रहे हैं ना शादी नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तभी पीछे से एक इंसान आता है, बोलता है, वो अंकल शादी तो होगी, पर विंग और श्रेयांग की नहीं, बल्कि श्रेयांग और मेरी। तभी विंग दिखते हैं, बोलता है, सौ चिंचन तुम? तभी पीछे से नीचे आते हुए हमारे श्रेयांग ना एकदम सौ चिंचन को अपने करीब खींचता है, बोलता है, हाँ चाओ चिंचन और हम दोनों की शादी होगी। हाँ ये सच था कि मैं तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया। क्या कहूँ, ये अट्रैक्शन था। पर जिस दिन मुझे सौ चिंचन ने बताया था कि तुम्हारे बारे में सब कुछ, तो मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया। तो मुझे पता चला कि तुम किसी और की नहीं, बल्कि मेरा क्लोज फ्रेंड वांगजी की वो मेघा थे। और जब मैंने मेरी माँ को भी बताया तो मुझे सब कुछ पता चला कि तुम दोनों की सेपरेशन का वजह क्या, सब कुछ मेरी आंट की वजह से हुआ। और मैंने मेरी ब्रदर के बारे में पता लगा, मुझे पता चला कि मेरा ब्रदर इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यू की वजह से भी धीरे धीरे मर रहा है, वो इतना ज़्यादा टैबलेट ले रहा है, मुझे सब कुछ पता चला। तो मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को एक करूँगा, इसलिए मैंने सौशिनचन की मदद से मैंने तुम्हें जानबूझकर प्रपोज किया। उस पार्टी में जानबूझकर मैंने अपने दोस्त को इन्वाइट किया ताकि वो तुम्हें खुद के सामने देख के किसी और के होते हुए तब जाकर सब कुछ फाइनल हो जाए। ये सब कुछ हमारा प्लान का मुताबिक था। तुम्हें क्या लगता है, उस एक्सीडेंट भी हमारा प्लान का ही मुताबिक चल रहा था। पर मैं ये नहीं सोचा था कि इसमें मेरी आंट सब कुछ सुन लेंगे। ये तो अनजाना हुआ, ऐसा बोलते हैं। तभी श्रेयांग बोलते हैं, इसका मतलब एक्सीडेंट। तभी विंग को रोकते हुए बोलते हैं, हाँ मैं एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मैं चाहता था कि फिर भी रियलाइज हो मेरे ब्रदर को, वो कभी भी तुम्हें छोड़े यहाँ। फिर भी मेरा भाई बुद्धू तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। मैं डर गया था कि शादी हो ना जाए। मैं डर गया, पता है, मैं डर के मारे कमरे में बैठा था कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा बोलकर रो रहा था। क्योंकि फिर समय में मैं श्रेयांग के साथ, मैं सौचिंचन के साथ टाइम बिताते पता नहीं कब मैं उसका प्यार में पड़ गया। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ। फाइनली आज आंटी को सब कुछ पता चल गया और वो मेरे पास आ गई। थैंक यू आंटी, आपने मुझे बचा दिया, नहीं तो सच में मुझे विंग के साथ शादी करना पड़ता। ऐसा बोलकर वो रो रहा था। तभी श्रेयांग की मदर पैट करते बोलती है, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ सही हो गया, ऐसा बोलकर हंस रही थी। तभी सब लोग हंस रहे थे। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। तभी लानी बोलती है, हाँ सब कुछ ठीक हो गया, मुझे अभी भी एक बात तो ठीक करनी है, मुझे अपने बेटे और अपनी सनीना की तो सब कुछ ठीक करनी है। मैं अभी जा रही। तभी हमारे जो कांसल सर बोलती है, हाँ तुम्हें पहले की तरह शादी तो करवानी होगी, हम तो ऐसे ही अपने तुम्हारी सनीना को तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना इन दोनों की डिवोर्स हो चुका है। तभी लानी बोलती है, हाँ मैं समझ गई। ऐसा बोलकर वो कुछ सोचती है और कनिंग से स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है कल तैयार रहना, मैं घर आऊँगी। ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हुए चली गई थी। और श्रेयांग, सौचिंचन और उसकी मदर तीनों स्माइल करते हुए उन दोनों को देख रहे थे। हमारा लैनी है, वो ना हॉस्पिटल आ जाती है, वो वांगजी को देखती है, बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ये डिस्चार्ज हो चुके हैं, उन्हें घर ले जा सकते हैं। तभी लैनी बोलती है, उस विंग की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी करने की? तो मेरा बेटा भी कोई कम थोड़ी ना है, मैं भी तुम्हारे लिए एक ओमेगा देख लिया, तुम उससे शादी करेगी, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी कुछ बोलने वाला था। तभी लैनी बोलती है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं सुननी है, चलो। ऐसा बोलकर उसे घसीटते हुए घर आती है
और जानबूझकर उसे स्लीपिंग टैबलेट देकर उसे सुला देती है। वो स्माइल कर रही थी। अगले मॉर्निंग जैसे ही वांगजी का होश आता है तभी लैनी बोलती है चलो उठो। तभी वांगजी कुछ बोलने ही वाला था, हमारे जो लैनी है कुछ बोलने ही ना देती है। वो एकदम तुरंत एक रेस्टोरेंट के पास लेके आती है, वो ऊपर बिठा देती है। तभी वो बोलती है देखो मैंने जिस ओमेगा को पसंद किया तुम्हारे लिए वो भी यहीं पर आया हुआ है, देखो उसे देखो। पर वांगजी तो देखना ही नहीं चाहता था। तभी लैनी बोलती देखो उसे। जैसे ही लैनजान की नज़र उस पर पड़ती ना, उसके आंखों से आंसू आना शुरू हो गया, क्योंकि सामने विंग खड़ा था। विंग को देखते ही वो एक बार माँ को देखता है। उसकी माँ एक स्माइल करती है तो वांगजी एकदम खड़ा होकर उसे गले लगा लेता है, बोलता है विंग। तभी विंग बोलते हैं हाँ मैं। तभी वांगजी की मदर बोलती है मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने अपनी गलत सोच की वजह से, अपने डर सब के चलते मैंने अपनी ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ़ कर देना, मैं अब तुम दोनों की शादी वापस से करना चाहते हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वांगजी बोलता है तुम तभी विंग ना सब कुछ बता देता कि श्रींग से सब कुछ क्या किया। तभी वो बहुत बड़ी स्माइल करता है, बोलता है हाँ अब तुम मेरे से दूर नहीं होगे ना विंग। तभी विंग बोलता है हाँ अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं होऊंगा। लैनजान ऐसा बोलकर दोनों हक कर लेते। तभी पीछे से एक कांसने की आवाज़ आती है। वहाँ पर ना वे चांगसे और कांगसे से ना गए थे। वो बोलते बहुत हो गया, अब तुम दोनों की शादी भी इसी वीक के एंड में है, 2 दिनों बाद। जिस दिन श्रेया और संशोधन की शादी उसी दिन तुम दोनों की भी शादी है। अब तो तुम दोनों मिल नहीं सकते, चलो। ऐसा बोलकर उन दोनों को अलग करते हुए घसीटते हुए लेके जाते हैं। भांजी तो विंग के साथ टाइम बिताना चाहता था, पर उसकी माँ तो उसे घसीटते हुए घर के लेकर गई। वो सोच रहा था कि हाँ उसके पास मोबाइल है, अभी भी वो विंग से बात करे, पर हमारी लानी तो लानी है, उसने उसका मोबाइल फोन भी ले लिया। वांगजी मुँह फुलाए हुए बैठा हुआ था। उसे ये 2 दिन क्या बोलते इतना लंबा लग रहा था कि वो कम होने की नाम ही नहीं ले रहा था। अगला दिन ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। आज विंग और वांगजी की शादी है और सौजनचन और श्रीलंका की बहुत लोग आ गए थे। वहाँ पर सिचैन और चेंग भी आ गया था। सब लोग थे। लैनी बहुत हैप्पी से सब लोग को वेलकम कर रही थी। पहले शुयंग और शौशंजन की शादी होती है, उसके बाद बारी विंग और वांगजी की आती। वांगजी बहुत एक्साइटेड होकर नर्वसली स्टेज पर खड़ा था। हाँ उसके दूसरी बार शादी हो रही है, फिर भी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने झगड़े, इतना सेपरेशन के बाद शादी हो रही है, तो वो नर्वस था, खड़ा था। तभी वो विंग को देखकर स्माइल करता है। तब तक ना हमारे जो कांगसे हैं और वे चांगसे दोनों विंग को लेकर आकर वांगजी के सामने खड़ा कर दिया था, और वो दोनों बोलते हैं इस बार मैं वापस से तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। तो वांगजी बोलते हैं जी मॉम, जी डैड। ऐसा बोलकर विंग को अपने पास खड़ा कर देता है। तीनों प्रेस्ट के सामने खड़े थे। वो जैसे ही सारा प्रॉमिस करते हैं तभी प्रेस्ट बोलता है ठीक है, किस कर अपना शादी को लॉक किया जाए। ऐसा बोलते ही ना वांगजी उसे एकदम अपने करीब खींचते में एकदम पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया था। वो तो ये जगह भी भूल गया कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, इतना रफली किस किया जा रहा था। विंग को तो समझ में आ रहा था कि वो कहाँ पर खड़ा है। वो वांगजी को अपने आप से दूर करने के लिए कोशिश कर रहा था, पर वांगजी है कि अटने की नाम ही नहीं ले रहा था। विंग बहुत परेशान हो गया, वो उसके चेस्ट पर मारने लगा। तब जाकर वांगजी वहाँ से दूर हुआ। सब लोग हंस रहे थे और हमारे वीर चैंग से कांगसे सर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं, और लैनी भी स्माइल कर रही थी। वो समझ में आ रही थी कि उसने क्या गलती किया। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रही थी और उन दोनों की शादी हो गया। तो तभी लैनी बोलती है ये तुम दोनों का हनीमून पैकेज है, तुम दोनों यहाँ से सीधा जा रहे हो, पेरिस जा रहे हो, ऐसा बोल दिया था। तो वो दोनों भी स्माइल करते हैं, वहाँ से अपना हनीमून के लिए निकल गए थे। वांगजी एक पल के लिए भी विंग के नहीं छोड़ा था, वो कसकर विंग के हाथ पकड़ा हुआ था। सब लोग अपने अपने लाइफ में चले गए थे। दूसरी तरफ विंग और वांगजी वो दोनों अपने हनीमून के लिए पेरिस आ चुके थे। आज जैसे ही उनका जो रेस्टोरेंट है, जो उनका क्या बोलते हैं, उनका होटल का रूम उन्हें पता चलता है, वो सीधा वांगजी उसे एकदम पकड़ते हुए अंदर लेकर आता है, तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। तभी विंग बोलते हैं क्या कर रहे हो विंग? वांगजी तुम क्या कर रहे हो वांगजी?
देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से ठीक से नहीं खाया है, और पता है शादी के दिन मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। अब तो तभी वांगजी बोलता है मैं भी तो बहुत हंग्री हूँ। तो विंग ना मुंह बनाते बोलते मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, बस मुझे अभी खाना खाना है, ऐसा बोलकर वहाँ पर ना मुंह फुलाकर बैठ जाता है। वांगजी भी स्मेल करता है। तब तक ना डोर पर भी नॉक होता है। वहाँ का वेटर उनके लिए कुछ खाना लेकर आता है। विंग और वांगजी अपना खाना फिनिश करते हैं। तभी हमारा जो वांगजी बोलता है ठीक है मैं पहले प्रश्न पूछ कर आता हूँ, ऐसा बोलकर वो प्रश्न पूछने के लिए अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद वो भी बाहर आ जाता है। उसके बाद विंग जाता है प्रश्न पूछने के लिए। जैसे विंग भी प्रश्न पोकर एक हल्का सा नाइट ड्रेस पहन के हुए आ रहा था। जैसे ही वांगजी उसे देखता है ना, उसके पेट पर बड़ी सी स्मेल आ जाती है। उसे खींचते हुए एकदम अपने गोद में बिठा देता है। वो उसे ही देख रहा था। तभी विंग बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों देख रही हो जिससे तुमने मुझे देखा ही नहीं है। तभी वांगजी बोलता है हाँ 1 साल हो क्या, मैंने तुम्हें तो देखा ही नहीं ना। पता है इस एक साल मेरे लिए कितना लंबा अरसा लग रहा था। मैं तो डर गया है तुमसे खोने के लिए, पता है मैं दिल से मर रहा था। तभी विंग ना उसके मुंह पर हाथ रखते हैं बोलता है अब तो हम दोनों शांत है ना, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलकर उसके फोrehead पे किस करता है। वांगजी की आंखों से आंसू आ गया था। वो बोलता है हाँ अब हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों अलग नहीं हो सकते, ऐसा बोलकर दोनों हक्के हुए था। तभी वांगजी धीरे धीरे उसके लिप में किस करना शुरू कर दिया था। पता नहीं कब ये किस इतना रफली हो गया और वांगजी उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया था। वो अभी भी उसे अपने ही गोद में बिठाए हुआ था। उसे गोद में बिठाते हुए ही उसे किस के ही जा रहा था। और वो किस किए करते करते विंग को कपड़ा को भी निकाल दिया था और उसे सीधा बेड पे लिटाते हुए उसके फोrehead पे, उसके आइज पे, उसके नोज पे ऐसा किस किए जा रहा था। किस करते करते वो उसे अनड्रेस किया जा रहा था और विंग भी वही कर रहा था। वो भी वांगजी के ड्रेस को अनड्रेस करते जा रहा था। वो दोनों किस करते करते दोनों की ड्रेस को अनड्रेस कर दिया। विंग ना वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी फिर उसे देखता है और उसे बोलता है आई लव यू विंग, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है आई लव यू टू लानजान, ऐसा बोलते हैं। दोनों स्माइल करते। वो वांगजी उसे किस करता है और उसकी नेक पर किस करता है, सक करता है और नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक आ जाता है। वहाँ पर भी उसे किस करता है, सक करता है और उसके बेली पर भी किस किए जा रहा था। और वो बेली पर किस कर उसके एक आंसू की बूंद उसके बेली पर गिर गया। वो कुछ सोचता है और विंग भी समझ गया था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। कभी वो उसकी नेवल पर भी लिक करता है, किस करता है। अब वो विंग को अंडरगारमेंट्स को भी निकाल दिया। अब विंग वांगजी के सामने पूरा नहीं उठता। अब वो अपने हाथों से विंग को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। उन दोनों के ये इंटीमेसी 1 साल से भी ऊपर हो चुका था। तभी विंग बोलता है वांगजी धीरे से, मुझे दर्द होगा। तभी विंग को देख के वांगजी स्मेल करता है मैं जेंटल रहूँगा विंग। तभी विंग ने मुँह बुलाते बोलता है मुझे पता है तुम्हारा जेंटल का मतलब क्या है वांगजी। तभी वांगजी बोलता है स्मेल करते हुए वो बाजू से एक तेल का बॉटल निकालता है। एक ब्लूप का बॉटल भी था, उससे विंग को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। वो धीरे धीरे वांगजी विंग के अंदर एंटर हो रहा था। विंग को तो बहुत पेन हो रहा था। उसने पूरा बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर दिया था और एक ही पुश में विंग के अंदर पूरा वांगजी एंटर कर चुका था। इसलिए विंग बहुत तेज की चीख मारता है, इतना चीख मारता है। तभी विंग बोलता है वांगजी हटो। तभी विंग बोलता है आप तो मैं बाहर नहीं आ सकता है, ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू हो गया था। थोड़ी देर में विंग के साथ वांगजी फोर्सफुली बहुत ही रफली इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। पहले तो विंग को दर्द हो रहा था, पर थोड़ी देर में बाद उसे प्लेजर होना शुरू हो गया था। वो अपने मुंह से मोइन भी निकाले जा रहा था। जब वांगजी उसके मोइन इतने समय बाद सुनता है ना, वो पागल हो चुका था। वो अपना कंट्रोल भी खो चुका था। वो विंग के साथ बहुत रफली इंटीमेट हो जा रहा था। 1 राउंड से 2 राउंड कब 6-5 में बदल गया उन्हें पता नहीं चला। अब विंग भी टायर्ड हो चुका था। विंग बोलता है वांगजी से हाँ वांगजी अब तो मैं तुम्हारे साथ ही पूरा जीवन रहने वाला हूँ, बस छोड़ दो मैं टायर्ड हो चुका हूँ।
तभी वांग जी बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारे बिना इतना समय बिताया है, अब मैं नहीं छोड़ सकता। तभी विंग बोलता है ओ गॉड वांग जी छोड़ दो मुझे, अब तो मैं पूरा जिंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे भी पता है कि तुम कैसे हो, तुम एक बेस्ट हो, तुम हर रोज़ मुझे नहीं छोड़ते हो, फिर भी अब तो तुम्हें छोड़ दूँ। देखो मैं टायर्ड हो चुका हूँ। पर वांग जी तो पूरा, उसका कान में तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो विंग के साथ रफली इंटीमेट हुए जा रहा था। विंग तो बेहोश हो चुका था। तभी भी वांग जी तो रुकने का नाम ही नहीं रहता। विंग कभी कभी होश में आता, तभी भी वो देखता है कि वांग जी अभी भी उसके ऊपर है, इंटीमेट हुए जा रहा था। ऐसा ही पूरा रात से सुबह भी हो जाता है, तब जाकर वांग जी उसे छोड़ता है। अभी भी वो देखता है कि अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। वो मुंह बनाता है, बोलता है तुम्हें देखता हूँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। देखो अभी भी मैं क्या करूँ, तुम अभी भी टायर्ड हो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ऐसा बोलकर मुंह बनाते भी वहाँ से वो अभी भी वॉशरूम के लिए चला जाता है। वो खुद को काम डाउन करता है और एक गिनी लेकर आकर वांग जी विंग को साफ करता है, उसे अच्छे से ला देता है। और वो अपना कुछ काम कर रहा था और वो थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं वेटर से कुछ खाने के लिए चीज़ मंगवाया था। वो ब्रेकफास्ट मंगवाया था तो उन्होंने उसे देकर चले गए। विंग को ना वांग जी उठाता है। विंग तो अभी भी थक कर सोया हुआ था। वो बोलता है वांग जी तुम इंसान नहीं जानवर हो, मुझे छोड़ दो, मुझे खाना है, मुझे सोना है प्लीज़, मेरा बॉडी हर्ट हो रहा है। तभी वांग जी बोलता है तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हें छोड़ने तो बिल्कुल नहीं वाला हूँ। अगर तुम ऐसा ही बिना खाए रहोगे ना, पता नहीं तुम्हें क्या होगा, तुम्हें खाना होगा सिर्फ मेरे लिए। तब विंग ना अपने मुंह में हाथ रखते बोलते तुम सच में तुम इंसान भी हो या नहीं। तभी वांग जी बोलता है जो भी समझो, ऐसा बोलकर उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। विंग अभी भी बेहोश हालत में था, फिर भी कुछ खाना खाता है और बोलता है उसके वो फोरहेड पे किस करते बोलते हैं सो जाओ। ऐसे बोलकर उसे सुला देता है और वो बाहर आकर अपने दोस्तों से, अपनी मदर को, अपनी इन-लॉज को सबके कॉल कर बताते थे कि वो आ गए हैं। ऐसा बोलकर सबसे बात करता है, अपने ऑफिस में भी बात करता है, सबको बात करता है। ऐसा ही इवनिंग का टाइम हो चुका था। अब जाकर विंग का होश आता है, पर विंग तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तभी वांग जी उसे अपने गोद में बिठाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें ब्रश अप करवाता हूँ। ऐसा बोलकर उसे उठाता है, उसे क्लीन अप करवाता है और उसे बेड पर बिठा देता है। तभी वो वापस से कुछ नाइट के लिए डिनर लाकर मंगवा कर उसे भी खाना खाते हैं। वांग जी के ऊपर वांग जी ना विंग के ऊपर ही दिख रहा था। विंग समझ गया था कि खतरे के घंटी है, इसलिए वो हटने ही वाला था। पर वांग जी तो उसे वापस बेड पर बिठाते हुए उसके ऊपर आ गया। वो बोलता है प्लीज़ वांग जी छोड़ दो मुझे, मैं थक चुका हूँ, बस छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पर वांग जी तो क्या सुनने वाला ही है नहीं। वो तो वापस थे विंग के साथ इंटीमेट, उनका सेक्शन ऐसा ही शुरू हो गया था। ऐसा ही उनका ये हफ्ता कब पता नहीं 1 महीने में तकदीर हो गया, उन्हें पता नहीं चला। वो 1 महीना ऐसा ही उनका हनीमून सेक्शन चल रहा था। वो तो कभी भी विंग को खुद से दूर उन्हें ही नहीं देना चाहता था। उनका ऐसा ही लवली टाइम चल रहा था। अब विंग ने एक दिन शॉपिंग मॉल में ज़बरदस्ती वांग जी को लेकर आ गया था, क्योंकि वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इसलिए विंग ने उससे गुस्से में आकर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कभी भी अपनी करीब नहीं आने दूंगा, ऐसा धमकी देकर उसे घसीटते हुए शॉपिंग मॉल लेकर गया, सबके लिए शॉपिंग करवाया। और विंग और वांग जी फाइनली वापस चाइना वापस आ चुके थे। जैसे उनको पता चला कि विंग और वांग जी आ गए, सब लोग आ गए थे और लानी तो मुँह फुलाकर बैठे गए थे। वो बोलते कि हाँ तुम लोग तो आने वाले थे ना 1 हफ्ते के बाद। कब? देखो 1 महीना हो गया, मैं अपने सानी लगा सबसे दूर हुई, मैंने तुम सबों को मिस किया, ऐसा बोल रहे थे। तभी विंग बोलता है मॉम अब मैं आ गया ना, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा बोलकर बातें कर रहा था। लानी भी स्मेल कर बातें कर रही थी और हमारे बीच कम से सर अपने बेटे को हैप्पी देखकर वो भी हैप्पी थी। तभी वहाँ पर ना चेंग और सिचान आ रहे थे। शुयांग भी अपने ओमेगा हस्बैंड साओ चिंचन के साथ, उसके मदर के साथ आ गया था। वो लोग ना टांग खींच रहे थे विंग की, सब लोग हंस कर बातें कर रहे थे। तभी विंग ना सबको उनका गिफ्ट देता है। सब लोग हैप्पी थे उन सबको पाकर। और उसी दिन ऐसा ही नाइट भी बीत जाता है, नाइट पे आ जाता है, डिनर करते हैं और एकदम
बींग ना अपने कमरे में जाता है, अपना पुराना कमरा जहाँ पर वो और उसका हस्बैंड एक साथ रहते थे। उसे देखकर उसे हादसा हो गया था। वांग जी उसे पीछे से हक करता है, बोलता है वेलकम वाइफ भी, ऐसा बोलता है। तभी विंग भी हाँ में नोट करता है। वो दोनों पूरा कमरा को पहले की तरह एडजस्ट करते हैं, जैसा सब कुछ पहले से था वैसा ही था अभी भी। विंग स्माइल करते हुए सब कुछ मैनेज करता है। तभी विंग के करीब वांग जी आने वाला था। विंग बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे करीब बिल्कुल नहीं आओगे, ऐसा पहले ही वार्न करता है। तो वांग जी उसे मुंह फुलाते हुए बैठ जाता है। तभी बोलता है बस आज के लिए छोड़ दो ना प्लीज़ वांग जी, प्लीज़, ऐसा बोलकर वो पप्पी इस पर आ रहता। तभी वांग जी बोलते ठीक है, मैं समझ गया कि तुम बहुत टायर्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें आज एक दिन के लिए छोड़ता, ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग मुंह फुलाता है। इसलिए उस दिन वो लोग ऐसा ही सो जाते हैं। अब उनका डेली लाइफ ऐसा ही चल रहा था। ऑफिस और क्या बोलते हैं घर पे भी विंग और उसके मदर इन लॉ यानी कि लैनी की क्या बोलते हैं बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो गई थी। और वो कभी कभी रोती थी अकेले बैठकर। उसने इतनी अच्छी से अनिला को क्यों गलत समझ लिया, कुछ बातों को इतना दिल पे क्यों बैठा दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, इसके चलते क्या हो गया। अब तो उसका ग्रैंडचाइल्ड भी उसके हाथ में होता होगा, उसने सब कुछ बर्बाद किया, ऐसा बोलकर वो कभी कभी रोती थी, गिल्टी महसूस करती थी। उसके कान से शरण उसके दोस्त बेचान से सब लोग बोलते कि हाँ सो हो गया, तुम चुप हो जाओ, ऐसा बोलकर सब लोग उसे शांत भी करते थे। अब ऐसा ही दिन बीत रहा था। और हमारे विंग और वांग जी का उनका तो एवरीडे मीन्स एवरीडे चलता ही रहता था। इनके लाइफ ऐसा ही बीत गए थे। अब ऐसा ही एक हफ्ता बीत गया। पता नहीं क्यों आज अचानक विंग काम करते हुए चक्कर गिर गया। लैनी बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी। उसने तुरंत वांग जी को भी घर बुला लिया और डॉक्टर को भी बुला लिया। सब लोग परेशान हो गए थे। वे शांग से और खांसी सर तक के घर आ गए थे। तभी डॉक्टर आकर चेक करते हैं, बोलते हैं कि हाँ कोई चिंता की बात नहीं है, बस आपका ओमेगा सनीला प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही ना लैनी की आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। और वांग जी भी बहुत हैप्पी हो गया था। फाइनली इस हैप्पीनेस वापस उनके दरवाजे पर आ गया है, ऐसा बोलकर बहुत हैप्पी थे। जैसे ही विंग उठता है ना उसे भी ये बताया जाता है। वो बहुत हैप्पी था, वो इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब ऐसा ही दिन बीत रहा था। लैनी अपने सनीला यानी कि विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उसकी हर ज़रूरतों का। वांग जी भी हर दिन रात विंग का हर शिकायत, हर ज़रूरत सब कुछ ला कर देता था। इन दिनों उनका सारे दोस्त भी उन्हें विजिट करने के लिए घर आते थे। वांग जी ना विंग का हर डिमांड पूरा करता था। इन दिनों में विंग का मूड स्विंग भी होना शुरू हो गया था। इसके चलते आधे रात तक को विंग वांग जी को उठाकर आइसक्रीम लेने के लिए या कुछ लेने के लिए उसे उठाता था। और वांग जी भी हंसते हुए उसे लेने के लिए चला जाता था, क्योंकि वो डर भी गया था ना। जब उसे पता चला कि उसका पहला बच्चा नहीं रहा, तो वो अब तो सिर्फ ये बच्चा है, उनकी ज़िंदगी में फिर से हैप्पीनेस आ रहा है। तो वो इसे सोचते हुए उसने हर डिमांड, विंग का हर डिमांड पूरा किया था। ऐसा चलते चलते अब विंग और वांग जी का 6 मंथ हो चुका था। अब उन्हें पता चला कि विंग एक बच्चे नहीं बल्कि ट्विंस बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। तो बहुत हैप्पी हो गए थे। हाँ, एक बच्चा उनके ज़िंदगी में नहीं रहा तो क्या हो, अब उनकी ज़िंदगी में डबल हैप्पीनेस आ गया। बहुत हैप्पी थे सब लोग, बहुत हैप्पी थे। लैनी तो अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी विंग का। अब ऐसे ही दिन महीने बीत के अब फाइनली विंग का 9th मंथ यानी कि डिलीवरी का वक्त ही आ चुका था। सब लोग पैनिक हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी भी विंग का डिलीवरी हो सकता था। इसीलिए अब वांग जी ने घर से ही काम करना शुरू कर दिया था। सब लोग पैनिक कर रहे थे कि कब उसका डिलीवरी फेज शुरू हो जाएगा, यही सोच रहे थे। आज विंग घर पर बैठकर कुछ टीवी देख रहा था और देखकर हंस ही रहा था। पता नहीं क्यों सब लोग वहाँ पर बैठकर टीवी देख रहे थे। पता नहीं क्यों विंग एकदम शांत हो गया। तभी वांग जी बोलते क्या हुआ। कुछ देर बाद विंग ना एकदम जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वांग जी मुझे बहुत पेन हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी ना सर पकड़ लेता है, चलो हॉस्पिटल चलो, क्योंकि कुछ समय पहले ही विंग को दर्द होता था। वो कुछ टाइम के लिए होता था तो वो चला भी जाता था। इसलिए विंग भी सोचा कि हाँ उसी तरह का दर्द है, पर काफ़ी देर हो गया अभी भी ये दर्द है,
तो विंग तुरंत वांग जी को बता दिया। जैसे ही सब लोग पैनिक करते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि हाँ विंग का वाटर ब्रेक भी हो चुका है, इससे चलते हैं अभी डिलीवरी हो जाएगा। तो एकदम से विंग को डिलीवरी वार्ड में लेकर जाया जाता है। सब लोग परेशान हो गए थे। तब तक ना वांग जी अपने दोस्तों को, सबको, विंग के मदर फादर को भी बुला दिया। सब लोग बाहर खड़े हुए थे, सब लोग पैनिक कर रहे थे और वार्ड रूम में सिर्फ विंग का चीखना चिल्लाना आ रहा था। वांग जी बहुत घबरा गया था, वो डर रहा था, बहुत नर्वस है, इधर उधर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद एक बच्चे की आवाज़ आती है। सब लोग शांत हो जाते हैं। वापस से विंग का चीखने का आवाज़ आता है। उसके बाद दूसरा बच्चा का भी आवाज़ आता है। सब लोग बहुत हैप्पी थे। थोड़ी देर बाद वहाँ का दरवाज़ा खुलता है। 2 डॉक्टर दोनों बच्चे को अपने हाथ में लिए हुए आ रहे थे। वांग जी जैसे देखते हैं ना, उसके आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। डॉक्टर पहले एक बॉय को वांग जी के हाथ में देते हैं, बोलते कि मिस्टर लैन, ये आपका अल्फा बेटा है, ऐसा बोलकर उसके हाथों में देते हैं। तभी एक दूसरे बेबी को भी उन्होंने लैनी के हाथ में दे दिया। बोलते ये भी अल्फा है पर ये एक बेटी है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग बहुत हैप्पी हो गए थे, सबको देखकर बहुत हैप्पी थे, बहुत हंस रहे थे। तभी वांग जी बोलते हैं विंग, डॉक्टर बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, वो बहुत टायर्ड है, थोड़ी देर बाद उनका रूम में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, वो भी ठीक है, ऐसा बोलते हैं। सब लोग सर को हिला रहे थे। सिर्फ वांग जी को अभी विंग को देखना था। थोड़ी देर बाद विंग को भी एक नॉर्मल वार्ड में यानी कि वीआईपी रूप में शिफ्ट किया जाता है। वांग जी जैसे देखता है विंग होश में आ गया। पहले तो विंग थोड़ा डर रहा था, उसके बाद वो देखता है कि सामने उसका हस्बैंड है, उसके गोद में बच्चे। वो स्माइल करता है। तभी वांग जी अपने बच्चे को अपने पास लेकर आता है और लैनी भी आती है। बोलता है देखा विंग, तुमने मेरे घर में 2 नन्हे बच्चों को दिया है, ये तो लड़की है और ये फिर भी ये एक अल्फा है और ये भी एक अल्फा है, ऐसा बोलकर स्माइल करते जा रहे थे। और विंग भी बहुत स्माइल कर रहा था। तभी लैनी बोलती है तुम्हें पता है ये लड़की हूबहू तुम्हारी तरह दिख रही है, पर ये प्रिंस तो हूबहू मेरा बेटे का 2 कॉपी है, ऐसा बोलकर हंस रहे थे। तभी वहाँ पर सब लोग आते हैं, विश करते हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद विंग को उसका डिस्चार्ज मिल जाता है, घर जाते हैं। और उसके बाद लैनी बोलती है बेचैन से वांग जी को, देखो 2 बच्चे आ गए, विंग भी अभी भी टायर्ड है, मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम दोनों क्यों अकेले रह रहे हो, हमारा मैंशन तो बड़ा है ना, हम यहीं पर साथ साथ रहेंगे ना। वो बहुत मनाते हैं, वांग जी मनाता है, विंग, सब लोग मनाने के बाद अब तो कमाक्सी और वे चांग से भी उनके साथ लैंड मैंशन में रहते हैं। अब सब लोग एक बहुत बड़ा हैप्पी फैमिली बन चुके थे। अब धीरे धीरे टाइम भी बीत रहा था, वो बच्चे भी बड़ा हो रहे थे। दोनों बच्चे अपने दोनों ग्रैनी और ग्रैंडपा के साथ बहुत क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। वांग जी और विंग भी अपना हैप्पी लाइफ बिता रहे थे, वो दोनों बहुत हैप्पी थे। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आई होप कि ये एक छोटा सा फैन फिक्शन बना हो। चलिए गाइस, अगले एक नया वांचन इफेक्ट में देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको पता नहीं कि शार